हाय वेलकम टू कोड फॉर यू वेलकम टू दिस वीडियो और यहाँ पे हम बनाने वाले हैं CRUD एप्लीकेशन विद फुल स्टैक टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर हम फुल स्टैक टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे जहाँ पर फ्रंट एंड में हम यूज करेंगे रिएक्ट जेएस एंड मटीरियल यूआई का। मटीरियल यूआई रिएक्ट जेएस का एक फ्रेमवर्क है जिसका हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना फ्रंट एंड बनाने के लिए। बैक एंड में हम यहाँ पे यूज करेंगे स्प्रिंग बूट एंड हाइबरनेट और डेटाबेस में यहाँ पे यूज करने वाला हूँ माइस्क्ल। तो अगर फ्रंट एंड में आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये मेरा यहाँ पे मेन स्क्रीन है। बहुत मैंने यहाँ पे सिंपल रखा है। बट अगर आप यहाँ पे ऑल यूजर्स में जाओगे तो यहाँ पर आप अपने सभी यूजर्स को डिस्प्ले करवा सकते हो। यहाँ पे फ्रंट एंड में हमने यूज किया है रिएक्ट जेएस का और यहाँ पे जो पूरी स्टाइलिंग है ये हुई हुई है मटीरियल यूआई की हेल्प से। ठीक है, डेटा ये सारा आ रहा है माइस्क्ल डेटाबेस से। माइस्क्ल डेटाबेस में मैंने यहाँ पे सारा डेटा स्टोर करवाया हुआ है और ये डेटा आ रहा है आपका स्प्रिंग बूट के थ्रू। मैंने यहाँ पे मेरे मेरे पास यहाँ पे बैकएंड में एक स्प्रिंग बूट का सर्वर चल रहा है जहां से मेरे पास ये सारा डेटा आ रहा है। आप क्या कर सकते हो, यूजर्स को ऐड भी कर सकते हो। सपोज यहाँ पे ऐड यूजर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ऐड यूजर में मैं आया और सपोज यहाँ पे नेम में सपोज मैंने लिखा पंकज त्रिपाठी। यूजर नेम में लिखते हैं सपोज यहाँ पे मैंने लिखा पंकज त्रिपाठी और सपोज यहाँ पे ईमेल में मैंने यहाँ पे डाला सपोज gmail@gmail.com और फोन नंबर 1234567891 10 डिजिट्स का मैंने यहाँ पे फोन नंबर डाला। ऐड यूजर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखो जो पंकज त्रिपाठी मेरा यहाँ पे यूजर है वो यहाँ पे आके ऐड हो चुका है। आप इस यूजर को एडिट भी कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे सपोज पंकज के साथ मैंने यहाँ पे त्रिपाठी लिखा। ठीक है, एडिट किया तो यहाँ पे आप देखो पंकज त्रिपाठी अब यहाँ पे हो चुका है। आप इस यूजर को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो मैंने सपोज यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया तो यूजर यहाँ से डिलीट भी हो चुका है। तो जो करंट ऑपरेशन के चार बेसिक ऑपरेशंस होते हैं क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट, यहाँ पर हमने वो सब देखे हैं। जो करंट के चार बेसिक ऑपरेशन होते हैं, पहला जो ऑपरेशन था वो क्रिएट ऑपरेशन था जो हमने यहाँ पर देखा था। हमने यहाँ पे एक यूजर को क्रिएट किया था। सेकेंड जो ऑपरेशन है वो रीड ऑपरेशन है, तो हम यहाँ पे यूजर के डेटा को रीड कर रहे हैं। थर्ड जो ऑपरेशन है वो अपडेट ऑपरेशन है, आप एडिट पे क्लिक करके यूजर के डेटा को अपडेट कर सकते हो। एंड जो फोर्थ यहाँ पे ऑपरेशन है वो डिलीट ऑपरेशन है, आप यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने चार बेसिक जो करंट ऑपरेशन है यहाँ पे वो देखे हैं। ये आपका यहाँ पे फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड यहाँ पे चल रहा है आपका रिएक्ट जेएस की हेल्प से। मैंने यहाँ पे रिएक्ट का पूरा यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है अभी इस टाइम पे यह सारा पूरा रिएक्ट का कोड है। यहाँ पर हम इसकी हेल्प से अपना फ्रंट एंड बनाएंगे। बैक एंड हमारा चल रहा है यहाँ पे स्प्रिंग बूट में। आप यहाँ पे देखो ये मेरे पास यहाँ पे पूरा स्प्रिंग बूट का सर्वर चल रहा है। ठीक है, अगर आपको मैं यहाँ पे ऊपर आके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखो ये पूरा मेरे पास यहाँ पे स्प्रिंग बूट का सर्वर चल रहा है। स्प्रिंग बूट का सर्वर है वो मेरे चल रहा है यहाँ पे एसटीएस में। मैंने यहाँ पे स्प्रिंग टूल सूट का यहाँ पे मैंने यूज किया है। और अगर मैं आपको डेटाबेस दिखाऊं तो डेटाबेस मेरा यहाँ पर है। इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया माइस्क्ल वर्कबेंच का। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फ्रंट एंड होगा रिएक्ट जेएस की हेल्प से और रिएक्ट जेएस के हम यहाँ पे एक फ्रेमवर्क का यूज करेंगे जो कि मटीरियल यूआई उसकी हेल्प से हम यहाँ पे फ्रंट एंड बनाएंगे। बैकएंड होगा हमारे यहाँ पे स्प्रिंग बोर्ड की हेल्प से और अपने बैकएंड को हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइबरनेट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे माइस्क्ल का यूज करेंगे एज अ डेटाबेस। तो इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे बनाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। आप यहाँ पे बाकी प्रोजेक्ट्स भी चेकआउट कर सकते हो जैसे मनस्टैक प्रोजेक्ट्स हैं। मनस्टैक प्रोजेक्ट्स में हमने यहाँ पे यूज किया रिएक्ट जेएस मटीरियल यूआई नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस एंड मोंगोडीबी का। यहाँ पे ब्लॉग एप्लीकेशन है, फ्लिपकार्ट क्लोन है, गूगल डॉक्स क्लोन है, गूगल कीप क्लोन है, इनशॉर्ट्स क्लोन है, इंस्टाग्राम क्लोन है। ये सब प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अगर आप डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ जावा स्विंग तो आप उसके भी प्रोजेक्ट्स चेकआउट कर सकते हो। बाकी रिएक्ट प्रोजेक्ट्स है, नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट्स हैं, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स हैं, आप ये सभी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अगर आप CRUD एप्लीकेशन बनाना चाहते हो जो मैंने यहाँ पे बनाया है यही सेम CRUD एप्लीकेशन अगर आप बनाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ मनस्टैक तो यहाँ पे आपको CRUD एप्लीकेशन मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ मनस्टैक जहाँ पर हमने यूज किया है रिएक्ट जेएस नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस एंड मोंगोडीबी का। दो वीडियोस हैं, आप दो वीडियोस देख के यहाँ पर ये बना सकते हो। अगर आपको रिएक्ट जेएस की हेल्प से खाली रिएक्ट जेएस की हेल्प से अगर आपको CRUD एप्लीकेशन बनानी है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आप एक CRUD एप्लीकेशन कैसे बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस। ठीक है, इस वीडियो में हम ऑब्वियसली यूज करेंगे स्प्रिंग बूट और हाइबरनेट का। यहाँ पर एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट है बट इसका जो फ्रंट एंड है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ एक वीडियो में। तो आपको यहाँ पे एक काम करना है, ये वाली वीडियो देखनी है। ठीक है, ये वाली वीडियो मैंने यहाँ पे रिएक्ट जेएस की हेल्प से फ्रंट एंड बनाया था। यहाँ पे मैंने जेसन सर्वर का यूज किया था। आप जेसन सर्वर का यूज भी देख सकते हो कैसे आप एक जेसन फाइल के अंदर डेटा स्टोर करा करा सकते हो। मैनुअली कुछ नहीं
करेंगे हम यहाँ पे सर्वर बनाएंगे, एपीआईज को हिट करेंगे और उसकी हेल्प से हम यहाँ पे जो फ्रंट एंड है वो बनाएंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पे ये वाली वीडियो देखनी है, ठीक है। इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको फर्स्ट कमेंट में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो में फ्रंट एंड बनाने के बाद आपको यहाँ पे उसके बाद आपको इस वाली वीडियो में वापस आना है जहां पर हम इसका बैक एंड बनाएंगे और हम यहाँ पे इसका डेटाबेस भी बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्रंट एंड क्रिएट करना है। फ्रंट एंड क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे इस वाली वीडियो का यूज कर सकते हो, ठीक है। इस वाली वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे इस वाली वीडियो में फ्रंट एंड बनाने के बाद आप यहाँ पे वापस आ सकते हो बैक एंड के लिए और साथ में माइस्क्ल डेटाबेस के लिए। तो अगर आपने वो वीडियो देख ली है और आपने फ्रंट एंड बना लिया है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी होगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको डाउनलोड करना है एसटीएस को। एसटीएस होता है स्प्रिंग टूल सूट। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे लिखना है एसटीएस और यहाँ पे आपको लिखना है डाउनलोड, ठीक है। एसटीएस डाउनलोड आप यहाँ पे लिखोगे तो spring.io से आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसको खोलना है। आप एक्लिप्स का भी यूज कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको स्प्रिंग टूल सूट का ही यूज करना है। आप एक्लिप्स का भी यूज कर सकते हो, आप उसमें भी बना सकते हो, ठीक है। बट स्प्रिंग टूल सूट एक स्प्रिंग बूट के लिए ही है, तो हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे स्प्रिंग टूल सूट का, ठीक है। आपको यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे अप्रोप्रिएट है आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे डायरेक्टली आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपका विंडोज है 64 बिट है तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके इसको सीधा डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक फोल्डर आएगा आपके डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उसको खोल लेना है। आपको यहाँ पे लिखना है सिंपल एसटीएस भी अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो उससे हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे फोल्डर क्रिएट होगा जो आपका होगा यहाँ पे उसके अंदर डाउनलोड फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे स्प्रिंग टूल सूट 4। आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपका जो ये स्प्रिंग टूल सूट है ये आपका यहाँ पे खुलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको अपने प्रोजेक्ट्स कहाँ पे बनाने हैं, तो जो भी आपका एड्रेस रखना आप चाहते हो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे इस पे लॉन्च पे क्लिक करना है, तो आपका जो स्प्रिंग टूल सूट है वो यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। एंड ये लॉन्च होने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। तो आपका स्प्रिंग टूल सूट यहाँ पे आके सेटअप हो चुका है। इसके बाद आपको माइस्क्ल वर्कबेंच को भी डाउनलोड करना है। इसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक वीडियो है, आपको एक वीडियो देखनी है, ठीक है। आपको जाना है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको इस वाली वीडियो का लिंक मिलेगा, हाउ टू इंस्टॉल माइस्क्ल ऑन विंडोज 10, ठीक है। मतलब विंडोज का अगर आपके पास कोई भी वर्जन है तो आप यहाँ पे इस ये वाली वीडियो देख के आपका जो माइस्क्ल है उसको आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और बिल्कुल सही है, मेरे पास यहाँ पे जावा जेडीके 17 है, स्प्रिंग टूल सूट 4 है मेरे पास यहाँ पे और माइस्क्ल 8 का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत सही है। इसके बाद आपको यहाँ पे वापस आना है और मेरे को यहाँ पे स्प्रिंग का एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है स्प्रिंग और स्प्रिंग लिखने के बाद आपको यहाँ पे इनिशियलाइजर लिखना है। स्प्रिंग इनिशियलाइजर की हेल्प से हम यहाँ पे एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे जो पहला ही लिंक है आपके पास start.spring.io, आप यहाँ पे spring.io की हेल्प से भी बना सकते हो। अगर आप यहाँ पे जाओगे ना तो आपके पास यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं आप उनकी हेल्प से भी बना सकते हो। लेकिन स्प्रिंग इनिशियलाइजर एक ईजियर वे है, आप यहाँ पे इससे भी स्प्रिंग बूट का जो प्रोजेक्ट है वो बना सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे और यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे स्प्रिंग में आप काफी तरह के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। मेनली आप 3 तरह के प्रोजेक्ट बना सकते हो। एक तो होता है मेवन प्रोजेक्ट, एक होता है ग्रेडल प्रोजेक्ट और एक और होता है उसका तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मेवन प्रोजेक्ट का। हम यहाँ पे यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए होती है। आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे डिपेंडेंसीज के नाम से कॉलम है जिसमें यहाँ पे एक बटन है ऐड डिपेंडेंसीज के नाम से। तो हमें यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए होती हैं जो आपकी आती हैं एमवीएन रेपोजिटरी में से। एमवीएन रेपोजिटरी होता है आपका यहाँ पे मेवन रेपोजिटरी। और अगर आपने सपोज कोई मेवन प्रोजेक्ट बनाया ना, तो अगर आप सपोज यहाँ पे माइस्क्ल ड्राइवर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे सीधा उसको माइस्क्ल ड्राइवर को यहाँ पे सर्च कर सकते हो। माइस्क्ल कनेक्टेड जावा ये वाला जो ड्राइवर है आप ये सिंपल यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप मेवन प्रोजेक्ट बनाते हो ना, मेवन प्रोजेक्ट का फायदा ये होता है कि आपको कोई भी अगर डिपेंडेंसी चाहिए तो आप उसको सीधा उठा सकते हो एमवीएन रेपोजिटरी से, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे मेवन प्रोजेक्ट। लैंग्वेज हम यहाँ पे कौन सी यूज कर रहे हैं, जावा यूज कर रहे हैं। उसके बाद स्प्रिंग बूट का आपके पास यहाँ पे कौन सा वर्जन है, आप यहाँ पे देखो तो स्प्रिंग बूट के जितने भी यहाँ पे वर्जन हैं वो सब स्नैपशॉट वर्जन है, ठीक है। M3 है, स्नैपशॉट है और यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है इसका वो है यहाँ पे 2.6.8, बट हम यहाँ पे यूज करेंगे 2.7.0, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन देनी होती है कि आपका यहाँ पे ग्रुप क्या है, ठीक है। ग्रुप अगर आप देखोगे ना तो ग्रुप जो यहाँ पे नेम होता है ग्रुप का वो स्टार्ट होता है आपकी वेबसाइट के अपोजिट। सपोज मेरी वेबसाइट है यहाँ पे, आपको अगर मैं यहाँ पे एक चीज दिखाऊं तो ऐसी कोई वेबसाइट है नहीं मेरे पास, बट अगर आपको मैं सपोज एग्जांपल लूं, मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट है codeforinterview.com। तो ये जो यहाँ पे codeforinterview.com है ना, ये यहाँ पे यूनिक होता है।
आपका जो वेबसाइट का यूआरएल है वो हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। कोई दो बंदे सेम वेबसाइट का यूआरएल ओन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका ग्रुप नेम होना चाहिए ये आपका यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से क्या होता है कि वेबसाइट का अपोजिट हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया, codeforinterview.com दिखाया ना, तो यहाँ पे जो आपका ग्रुप नेम हो जाएगा वो हो जाएगा com.codeforinterview। तो यहाँ पे आप इस तरह से काम कर सकते हो। तो एग्जाम्पल की जगह मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सपोज क्रेड एप्लीकेशन, ठीक है। आर्टिफैक्ट होता है आपका जो इसके बाद आता है, जो आपका यहाँ पे पैकेज नेम होता है, पैकेज नेम में कॉम डॉट क्रेड एप्लीकेशन के बाद जो यहाँ पर आएगा वो आपका आर्टिफैक्ट होता है। सपोज क्रेड मैंने यहाँ पर दिया और वही आपका यहाँ पे नेम हो जाता है। डेमो में आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। पैकेजिंग आपको कैसे करनी है, जार बनानी है, वॉर बनानी है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे पैकेजिंग नहीं करेंगे। तो सपोज जार ही मैंने यहाँ पर लिया। उसके बाद जावा का कौन सा वर्जन आप यहाँ पे यूज कर रहे हो वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जावा 8 आप यूज कर रहे हो, 11 यूज कर रहे हो, 17 या 18, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वर्जन 17, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए। डिपेंडेंसीज मैंने आपको बताया था कि एमवीएन रेपोजिटरी से आप यहाँ पे डिपेंडेंसीज को पुल कर सकते हो। वो आपको अगर यहाँ पे डिपेंडेंसीज डालनी है ना, तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे मैनुअली अगर आप डालोगे, अगर आप मैनुअली डालोगे ना, तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे सपोज कोई भी आपको वर्जन सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो चीज है आपको यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट करना है। पेस्ट कहाँ पे करना होता है वो मैं दिखा दूंगा, बट यहाँ पे स्प्रिंग इनिशियलाइजर क्या करता है, ये जो डिपेंडेंसीज है ये हमें ऑलरेडी ला के देता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज को ऐड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, ऐड डिपेंडेंसीज पे। सबसे पहले आपको जो यहाँ पे डिपेंडेंसी चाहिए वो चाहिए यहाँ पे जेपीए। जेपीए होता है जावा परसिस्टेंस एपीआई। हम यहाँ पे जावा परसिस्टेंस एपीआई का हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसका क्या यूज है, कहाँ से आता है, ये सब आगे जाके पता चलेगा। तो हमने यहाँ पे जेपीए को सिलेक्ट किया। उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए जावा वेब, स्प्रिंग वेब टू बी प्रिसाइज। स्प्रिंग वेब की हेल्प से आप यहाँ पे जो आपकी वो है, क्या बोलते हैं उसको, जो आपकी रेस्ट एपीआईज है, आप यहाँ पे वो बना सकते हो। इसमें अपाचे टॉमकैट आता है। तो आपको यहाँ पे स्प्रिंग बूट को चलाने के लिए एक सर्वर यहाँ पे चाहिए होता है, ठीक है। तो एक टॉमकैट यहाँ पे सर्वर होता है जिसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो आता है आपका स्प्रिंग वेब से, ठीक है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे चाहिए माइसिक्वल की डिपेंडेंसी, माइसिक्वल जेडीबीसी ड्राइवर मेरे को यहाँ पे चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ माइसिक्वल के साथ, एंड मेरे को यहाँ पे जेडीबीसी कनेक्टिविटी करनी है। जेडीबीसी कनेक्टिविटी को करने के लिए हमें यहाँ पे एक माइसिक्वल का ड्राइवर चाहिए होता है। तो मेरे को यहाँ पे ये वाला माइसिक्वल का ड्राइवर चाहिए, एंड ये मेरे को बस यहाँ पे ये तीन यहाँ पे डिपेंडेंसी चाहिए, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, जनरेट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये जो यहाँ पे जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, एंड यहाँ पे इसने इसको डाउनलोड भी किया है। डाउनलोड हमारा हुआ है यहाँ पे जो आपका डाउनलोड फोल्डर है उसके अंदर। तो आपको यहाँ पे तो आपको यहाँ पे जाना है अपने डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर, ठीक है, बहुत सही। और इसको यहाँ पे राइट क्लिक करना है क्योंकि जिप फाइल है, और आपको यहाँ पे क्लिक करना है एक्सट्रैक्ट हेयर पे। तो ये क्या करेगा, ये आपके यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, एंड इसने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है। अगर आप यहाँ पे इसको खोल के देखो ना, तो यहाँ पे पूरा हमारा जो स्प्रिंग बूट का फोल्डर स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो आया है। टेस्ट में जाके, मेन में जाके, और जावा में जाके, कॉम के अंदर जाके, क्रेड एप्लीकेशन क्रेड, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हमारे यहाँ पे मेन फाइल है, और इसी के अंदर हमारा यहाँ पे मेन फंक्शन होता है। बहुत सही। आपको यहाँ पे वापस आना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाला जो आपका पूरा फोल्डर है इसको आपको खोलना है स्प्रिंग बूट की हेल्प से। तो इस फोल्डर को खोलने के लिए आपको यहाँ पे जाना है वापस एसटीएस में, और आपको यहाँ पे क्लिक करना है फाइल में। फाइल में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है, ठीक है, मेवन के अंदर जाके, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उसमें मेवन के अंदर जाके एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट आपको इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको कौन से फोल्डर को सिलेक्ट करना है, आपको उस पे ब्राउज करना है। तो मैंने सपोज यहाँ पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ये वाला फोल्डर है क्रड के नाम से। आप अगर यहाँ पे देखो तो ये मैंने फोल्डर बिल्कुल अभी भी बनाया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है, और आपका जो यहाँ पे फोल्डर है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है। अब जो आपका स्प्रिंग बूट है वो आपके प्रोजेक्ट को यहाँ पे सेटअप कर रहा है। आप यहाँ पे देखो इम्पोर्टिंग मेवन प्रोजेक्ट, और यहाँ पे 9%, 76%। तो इसने यहाँ पे इसको इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, एंड ऐसे आप बहुत ईजिली, मतलब बहुत ज्यादा इजिली आप यहाँ पे अपना जो स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है वो बना सकते हो, सारी कॉन्फ़िगरेशंस के साथ, क्योंकि सारी कॉन्फ़िगरेशंस हमने यहाँ पे पहले डाल दी हैं।
ठीक है। जो जो हमें यहाँ पे डिपेंडेंसीज चाहिए, जो 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 मेरे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जावा का कौन सा वर्जन है, स्प्रिंग बूट का कौन सा वर्जन है, तो वो सब हमने यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया और आप यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी कर दिया। क्रेड के नाम से मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर आया है। इसको अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सपैंड करके दिखाऊँ तो सोर्स मेन जावा के अंदर यहाँ पे मेरे पास जो सबसे मेन यहाँ पे पैकेज है वो ये वाला पैकेज है। आप यहाँ पे देखो इसी नाम से हमने यहाँ पे पैकेज बनाया था जो कि था com.cred application.cred। इसको एक्सपैंड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो मेन फाइल है वो आई है जो कि क्रेड एप्लीकेशन डॉट जावा के नाम से। इसको अगर मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाऊँ तो इसी के अंदर हमारे यहाँ पे मेन फंक्शन होता है। हमारा जो स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है वो यहीं से रन होना स्टार्ट होता है। आप यहाँ पे जो मेन एनोटेशन है वो भी देख सकते हो, जो जो है हमारे यहाँ पे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे रिसोर्स में आओगे तो रिसोर्स में अगर यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जाओगे, ये हमारी अनदर मेन फाइल है। यहाँ पे आप अपनी वो है कॉन्फ़िगरेशन से आप यहाँ पे वो डाल सकते हो, जैसे माइसिक्वल की कॉन्फ़िगरेशन से, हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन से आप यहाँ पे सब वो डाल सकते हो। ये हम देखेंगे। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के बाद यहाँ पे जो सबसे मेन फाइल है वो है यहाँ पे pom.xml। pom.xml यहाँ पे बैकएंड की पैकेट और जेसन है। आप यहाँ पे ये समझ सकते हो। ठीक है। जैसे फ्रंट एंड वाले अगर यहाँ पे बैकएंड का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उनके हिसाब से ये यहाँ पे आपकी पैकेट और जेसन है। इसके अंदर सभी डिपेंडेंसीज होती हैं, जो डिपेंडेंसी जरूरी है आपके प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, उनका क्या वर्जन है, कहाँ से वो आ रहे हैं। ठीक है। आप यहाँ पे देखो 3 डिपेंडेंसीज मैंने डाली थी। ठीक है। पहली थी यहाँ पे जेपीए जावा परसिस्टेंट एपीआई, दूसरा था यहाँ पे स्प्रिंग बूट वेब, वो है यहाँ पर। ठीक है। तीसरा था यहाँ पे माइसिक्वल ड्राइवर, वो भी यहाँ पर आ चुकी है। एंड मैंने आपको एक चीज दिखाई थी कि आप यहाँ पे जो डिपेंडेंसीज है वो मेमन रिपोजिटरी से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो ये माइसिक्वल की डिपेंडेंसी है जिसमें डिपेंडेंसी है, ग्रुप आईडी है, आर्टिफैक्ट आईडी है, वर्जन है, और यहाँ पे डिपेंडेंसी टैग आपका यहाँ पे आके क्लोज हो रहा है। आप यहाँ पे वापस आके देखो बिल्कुल सेम है। डिपेंडेंसी टैग है यहाँ पे, ग्रुप आईडी है, आर्टिफैक्ट आईडी है, यहाँ पे स्कोप है। ठीक है। स्कोप की जरूरत नहीं है बट कोई बात नहीं, लगा रहने देते हैं। और यहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे आके क्लोज हो रही है। फिर यहाँ पे टेस्टिंग के लिए यहाँ पे कुछ है। ठीक है। ये जो डिपेंडेंसी है यहाँ पे टेस्टिंग के लिए बहुत सही। तो आपके पास यहाँ पे जितनी डिपेंडेंसीज हैं वो सब यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है। एंड मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि हमें यहाँ पे टॉम कैट चाहिए होता है। ठीक है। टॉम कैट हमें यहाँ पे चाहिए होता है क्योंकि स्प्रिंग बूट को हमें कहाँ पे चलाना है। ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ पे सर्वर चाहिए होता है, सर्वर प्रोवाइड करता है हमें यहाँ पे टॉम कैट। तो अगर आप यहाँ पे चाहते हो मेवन डिपेंडेंसीज के अंदर तो आप यहाँ पे टॉम कैट की डिपेंडेंसी देख सकते हो। आपको यहाँ पे नीचे आना है एंड नीचे आने के बाद आप यहाँ पे जो टॉम कैट की डिपेंडेंसीज है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे पूरे टॉम कैट की यहाँ पे डिपेंडेंसीज है। ठीक है। आप अगर अपने प्रोजेक्ट को रन करोगे तो आप यहाँ पे जो टॉम कैट है उसको देख भी सकते हो। आपको यहाँ पे हाइबरनेट भी मिल जाएगा। ठीक है। और जो बाकी जो यहाँ पे डिपेंडेंसीज हैं जो जरूरी है स्प्रिंग बोट के लिए, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करना है। इसको रन करने के लिए आपको यहाँ पे जो आपका मेन प्रोजेक्ट है उस पर आपको राइट क्लिक करना है, रन एज, और यहाँ पे आपको करना है स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। ये जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। एंड ये क्या करेगा, आपका जो स्प्रिंग बूट है वो यहाँ पे आपको चलाना यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। इसने आप यहाँ पे देखो स्प्रिंग का यहाँ पे जो वर्जन है वो यहाँ पे चलाना इसने स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे एक एरर आया है। ठीक है। सुटेबल ड्राइवर क्लास इसको मिली नहीं है। तो इसके लिए आपको अभी के लिए आपको एक काम करना है कि यहाँ पे ये वाली जो जेपी वाली जो डिपेंडेंसी है ना, इसको यहाँ पे आपको वो कर देना है, कमेंट। आपको यहाँ पे इसको कमेंट करना है। ठीक है। क्योंकि ये अब जब तक हम इसको हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे तब तक आप इसको चला नहीं पाओगे। तो यहाँ पे जो जेपी वाली डिपेंडेंसी है उसको मैंने यहाँ पे कमेंट किया। ठीक है। सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब अगर आप फर्स्ट टाइम आप अगर यहाँ से चला चुके हो तो सेकंड टाइम आप सीधा यहाँ से चला सकते हो। ठीक है। ये क्या करता है, ये आपके स्प्रिंग बूट के सर्वर को रोकेगा और उसको फिर से रीस्टार्ट मार देगा। तो आप यहाँ पे देखो इसने हमारा जो स्प्रिंग बूट का सर्वर है उसको यहाँ पे रीस्टार्ट किया है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट चला है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो ना तो टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080। टॉमकैट जो हमारा है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है 8080 पे। तो इसने क्या किया, हमारे पूरे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया है ऑन सर्वर, ऑन टॉमकैट सर्वर विद पोर्ट नंबर 8080। तो सर्वर हमारा चल चुका है, ये चीज बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको वापस जाना है यहाँ पर, जहां पर भी आपका फ्रंट एंड का जहां पे आपने प्रोजेक्ट बनाया है वहां पर आपको वापस जाना है। क्रेड ऐप है, इसको मैंने फोल्डर को खोला है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ऊपर लिखना है यहाँ पे CMD, और इसको मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ उसके अंदर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। उसके भी मैंने यहाँ पे लिखा कोड स्पेस डॉट क्या करेगा, ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड खोल देगा इसी फोल्डर के अंदर। आप अगर यहाँ पे देखो इसने मेरा क्रेड ऐप खोल दिया है यहाँ पे इसी फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है उसको आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो मैंने सपोज यहाँ पे टर्मिनल खोला, कंट्रोल शिफ्ट बैक दबा के आप यहाँ पे टर्मिनल खोल सकते हो। और अगर आप पैकेट और जेसन में जाओगे, जैसे कि मैंने आपको उस वाली वीडियो में समझाया था, तो यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रिप्ट है स्टार्ट के नाम से। इसकी हेल्प से आप जो रिएक्ट का सर्वर है उसको यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे npm स्टार्ट लिखा।
अब इसकी जो सारी एपीआईज हमने बनाई थी उस वीडियो में, वो हमने बनाई थी यहाँ पे सर्विस फोल्डर के अंदर और इस एपीआई फाइल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमारा सारा एपीआई कॉल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यूज किया था 3001 या 3002, हमने वहाँ पे यूज किया था पोर्ट नंबर, क्योंकि हमारा जेसन का सर्वर 3002 पे चल रहा था। बट अब अगर आप यहाँ पे आओगे स्प्रिंग बूट में, स्प्रिंग बूट में अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो अब जो यहाँ पे मेरा पोर्ट है वो चल रहा है 8080 पे। तो आपको यहाँ पे एक काम करना है, ये जो यहाँ पे आपने 3002 लिखा हुआ है, इसको आपको रिप्लेस कर देना है विद 8080। ठीक है, इसको क्या किया मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया विद द 8080। और यहाँ पे जो यूजर्स है इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, जो कॉमन एंड पॉइंट है मैं यहाँ पे वो नहीं रख रहा। ठीक है, अब जो सबसे पहली मेरे को यहाँ पे एपीआई बनानी है, वो बनानी है अपनी एड यूजर के नाम से। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अपने यूजर को ऐड करूंगा डेटाबेस में। ठीक है, अगर आप फ्रंट एंड से कोई भी यूजर की इन्फॉर्मेशन फिल करते हो तो वो स्प्रिंग बूट के थ्रू माईसीक्वल में जाके सेव होना चाहिए। अब मेरे को यहाँ पे सबसे पहले इस वाली एपीआई पे काम करना है। तो यहाँ पे यूजर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव होगी, एक पोस्ट एपीआई है, तो मेरे को यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने यूजर लिखा। ठीक है, बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे फ्रंट एंड खोल दिया मेरा अपने आप, जो कि यहाँ पे रिएक्ट की एप्लीकेशन ही चला आ रहा है, जो कि है लोकल होस्ट 3000 पे। बिल्कुल सही है। एक सेकंड वापस आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जो अपना एड यूजर वाली एपीआई है उसको बनाया, उसका यूआरएल मैंने यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे यूजर को मैंने अपेंड मार दिया। अब मेरे पास यहाँ पे अब मेरे को यहाँ पे बैकएंड में स्प्रिंग बूट में एक राउट बनाना पड़ेगा, और उस राउट में मेरे को यहाँ पे ये डालना पड़ेगा कि ये आपका यहाँ पे यूआरएल है। ठीक है, जो कि सेम रहेगा, बट इस वाले यूजर राउट को हैंडल करने के लिए, ये जो यहाँ पे यूजर राउट है इसको हैंडल करने के लिए मेरे को यहाँ पे कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पे राउट भी बोल सकते हैं उसको, कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। कंट्रोलर यहाँ पे वाइडली यूज टर्म है स्प्रिंग बूट में। तो आपको यहाँ पे एक काम करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोलर बनाना है, जहां पर आप अपने जो एंड पॉइंट्स हैं उसको हैंडल करोगे डिफरेंट डिफरेंट एपीआईज के लिए। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो आपका यहाँ पे पैकेज है ना, इस पे आपको राइट क्लिक करना है, आपको न्यू पे जाना है और यहाँ पे आपको एक पैकेज बनाना है। ठीक है, मेक श्योर करना है आपको कि जितने भी आपके पैकेजेस होंगे, अब जो आप यहाँ पे जितने भी पैकेजेस बनाओगे, कंट्रोलर बनाओगे या बाकी कुछ भी आप यहाँ पे बनाते हो, तो वो सब आपका इस वाले जो आपका ये वाला जो आपका पैकेज है इसके चाइल्ड पैकेज में बनने चाहिए। चाइल्ड पैकेज हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे लिखना है com.crud application.crud, जो यहाँ पे हमारा प्राइमरी पैकेज है ये, इसका नाम, और यहाँ पे डॉट लगा के इसके बाद आप जो भी कुछ भी लिखोगे वो आपका चाइल्ड पैकेज होगा इस वाले पेरेंट पैकेज के अंदर। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोलर पैकेज अपना बनाया। ठीक है, आपको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देखो, ये हमारा यहाँ पे कंट्रोलर पैकेज आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक जावा की क्लास बनानी है। मैंने यहाँ पे जावा क्लास बनाई और जावा क्लास में सपोज बना रहा हूँ यूजर कंट्रोलर के नाम से। इसको मैंने फिनिश पे यहाँ पे क्लिक किया, तो मेरी जो यहाँ पे क्लास है वो यहाँ पे बनके बिल्कुल रेडी है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे सबसे पहली मेरे को यहाँ पे एपीआई बनानी है, जो जो मेरे यूजर्स को ऐड करेगी डेटाबेस में। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक। ठीक है, पब्लिक, और अब मेरे को यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखना है। ठीक है, रिटर्न टाइप में जो यूजर की इन्फॉर्मेशन आएगी उसी यूजर की इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ से रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्लास बनानी पड़ेगी उस यूजर की इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए। वो क्लास होगी मेरी यहाँ पे यूजर के नाम से। तो जो यूजर वाला पूरा ऑब्जेक्ट है उसको मैं यहाँ से रिटर्न कराऊंगा, तो मैंने यहाँ पे यूजर लिखा। उसके बाद यहाँ पे आपको एपीआई का नाम देना है। एपीआई का नाम सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एड यूजर के नाम से, और बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ पे फ्रंट एंड में दिखाऊँ, फ्रंट एंड हमारा शायद बनके रेडी हो चुका होगा। तो यहाँ पे अगर एड यूजर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो एक चीज अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना, मैंने सपोज यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को फिल किया, विराट कोहली की जो इन्फॉर्मेशन है मैं यहाँ पे सपोज उसको फिल कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ये डाला। तो आप यहाँ पे इस पे ध्यान रखना, जो यहाँ पे नेटवर्क टैब है यहाँ पे एक एपीआई कॉल जाएगी। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एपीआई कॉल गई है यूजर के नाम से, और जो यूआरएल है वो यहाँ पे है लोकल होस्ट कोलन 8080, और यहाँ पे यूजर जो है यहाँ पे वो एंड पॉइंट है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, यूजर एंड पॉइंट जो है इसको हैंडल करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट है। आप अगर देखो यहाँ पे, तो फ्रंट एंड से मैंने यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी है, तो यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट होगी है। तो मेरे को यहाँ पे वापस जाना है और मेरे को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे मैंने लिखा सपोज पोस्ट मैपिंग। ठीक है, पोस्ट मैपिंग मैंने यहाँ पर लिखा क्योंकि ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पे एंड पॉइंट डालना होता है। कौन से एंड पॉइंट को, ये वाली, जब जो भी एंड पॉइंट यहाँ पे हिट होगा उसके बाद यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो कौन से एंड पॉइंट के हिट होने पे यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल होगा, कौन सी एंड पॉइंट पे हिट होने पे यहाँ पर ये वाली एपीआई कॉल होगी। तो मैंने यहाँ पे डाला यूजर। ठीक है, आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना होता है, तो मैंने यहाँ पे सपोज यूजर लिखा कि जैसे ही यहाँ पे ये यूजर एंड पॉइंट हिट होगा ना, वैसे ही मेरी यहाँ पे ये वाली एपीआई कॉल हो जाएगी, यूजर एपीआई। ठीक है, पोस्ट मैपिंग, आप पोस्ट मैपिंग को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इसके ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको दबाना है कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस जैसे ही आप यहाँ पे दबाओगे, तो ये जो है आपका यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देगा। ठीक है, इसको यहाँ पे इसने इंपोर्ट कर दिया।
अब यहाँ पे ये कंट्रोलर है, ठीक है, कंट्रोलर है यहाँ पे, तो आपको इसको बताना पड़ता है, स्प्रिंग बूट को आपको बताना पड़ता है कि ये जो यहाँ पे आपने बनाया है ये यहाँ पे कंट्रोलर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, ये यहाँ पे आपके राउट्स को हैंडल करेगा। तो उसके लिए हमें हमारे पास यहाँ पे एक एनोटेशन होती है जो कि होता है रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। आप यहाँ पे कंट्रोलर भी डाल सकते हो, आप यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर भी डाल सकते हो। हम यहाँ पे रेस्ट एपीआईज बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा रेस्ट कंट्रोलर, आपको फिर से कंट्रोल स्पेस दबाना है, ये इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेगा, ये आएगा आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट वेब डॉट बाइंड डॉट एनोटेशन से, और ये चीज बिल्कुल सही है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे पेलोड में मेरे पास यहाँ पे जो मैंने फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजी है ये, ठीक है, यहाँ से मैंने फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट मारी, और आप यहाँ पे पेलोड में देखो, पेलोड में मेरे पास यहाँ पे ये सब इन्फॉर्मेशन आ रही है, मेरे पास यहाँ पे पेलोड में ये सब इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब मेरे को इस वाली इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करना पड़ेगा, इस वाली इन्फॉर्मेशन को मेरे को हैंडल करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एक काम करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो इस पे राइट क्लिक करना है, और अब आपको यहाँ पे एक मॉडल बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पैकेज मेरे को बनाना पड़ेगा। पैकेज मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे मेरा प्राइमरी पैकेज होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे डॉट लगा के जो अपने सारे चाइल्ड पैकेजेस हैं वो बनाने। मैं यहाँ पे एक पैकेज बना रहा हूँ सपोज मॉडल के नाम से, और अब मेरे को यहाँ पे एक मॉडल बनाना है जहाँ पर मैं अपने जो फ्रंट एंड से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको मैं यहाँ पे वैलिडेट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्लास बनाई यूजर के नाम से, यूजर के नाम से मैंने यहाँ पे ये वाली क्लास बनाई, और अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी यहाँ पे वैलिडेशन है अब यहाँ पे मेरे को वो डालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पर एक्ट करती है एंटिटी की तरह। हमारे पास यहाँ पे एक एनोटेशन होती है जो कि होती है एंटिटी के नाम से, ठीक है, एंटिटी के नाम से एक एनोटेशन होती है यहाँ पे। हमारे पास एंटिटी क्या करता है, एंटिटी सेम नेम से आपके डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट कर देगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एट द रेट एंटिटी लिखोगे, ये क्या करेगा, सेम नेम से जो भी आपका यहाँ पे क्लास का नाम है उसी सेम नेम से डेटाबेस में एक टेबल को क्रिएट कर देगा। ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होती है। इसके बाद एंटिटी को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये आएगा आपका परसिस्टेंट एपीआई से। तो यहाँ पे सपोज मैंने कंट्रोल स्पेस लिखा, अरे ये क्या हुआ, ये आया क्यों नहीं, अच्छा सॉरी, ठीक है, ये इस वजह से नहीं आया क्योंकि यहाँ पे जो पॉम डॉट एक्सएमएल में मैंने यहाँ पे जो जेपीए है जावा परसिस्टेंट एपीआई, इसको मैंने यहाँ पे कमेंट डाउन किया हुआ है। तो इसको जब कमेंट से हटाऊंगा मैं तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको सपोज इसको मैं अगर मैं यहाँ पे हटा के दिखाऊं, ठीक है, कमेंट जो है वो यहाँ पे मैं वो यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो कमेंट्स थे उसको मैंने यहाँ पे रिमूव किया, इसको सेव किया। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊं, मैंने यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाया, तो आप यहाँ पे देखो जावा एक्स और परसिस्टेंट से आपका ये एंटिटी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ फ्रंट एंड से अगर आप यहाँ पे देखो, फ्रंट एंड से मेरे पास यहाँ पे ईमेल आ रहा है, नेम आ रहा है, फोन आ रहा है, यूजर नेम आ रहा है। एक और फील्ड है जो कि आईडी फील्ड है। आईडी फील्ड मैंने यहाँ पे फिल नहीं कराई, उसको मेरे को ऑटो जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। आईडी फील्ड मैंने यहाँ पे फिल नहीं कराई। आप यहाँ पे देखो ऑल यूजर्स में अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास एक आईडी के नाम से एक फील्ड है, ठीक है। ये आईडी फील्ड मेरे को यहाँ पे चाहिए, बट इसको मैं यहाँ पे फ्रंट एंड से भेज नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये फ्रंट एंड से जा नहीं रही है, तो मेरे को इसको बैकएंड में ऑटो जनरेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा प्राइवेट प्राइवेट, और जो आईडी होगी मेरी वो लॉन्ग होगी, ठीक है। डेटा टाइप मैंने इसका यहाँ पे लॉन्ग लिया और मैंने यहाँ पे आईडी लिया, ठीक है। आईडी यहाँ पे वेरिएबल का नाम है, लॉन्ग यहाँ पे डेटाबेस है। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट एंड से मेरे पास यहाँ पे एक नेम आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो तो फ्रंट एंड से मेरे पास यहाँ पे नेम आ रहा है, ठीक है। नेम के बाद यूजर नेम आएगा, ईमेल आएगा, फोन आएगा, ये सभी वेरिएबल्स मेरे को यहाँ पे डिक्लेयर करने हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे नेम आ रहा है, नेम के बाद मेरे पास यहाँ पे आपका यूजर नेम आ रहा है, ठीक है। यूजर नेम के बाद मेरे पास यहाँ पे आपका जो ईमेल है वो आ रहा है, एंड ईमेल के बाद आप अगर देखो तो फोन फोन जो है यहाँ पे वो भी आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ये जो आपके वेरिएबल्स हैं, ईमेल है, नेम है, फोन है, यूजर नेम है, आपको बिल्कुल सेम यहाँ आपको बिल्कुल सेम नेम से यहाँ पे आपके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेम नेम्स मैंने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ठीक है। अब आपको कंस्ट्रक्टर और जो गेटर और सेटर है इसके यहाँ पे उनको जनरेट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है यहाँ पे प्राइवेट है, ठीक है। एनकैप्सुलेट मैंने यहाँ पे इसको किया हुआ है, प्राइवेट वेरिएबल्स यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं। तो प्राइवेट वेरिएबल्स को अब हैंडल करने के लिए मेरे को यहाँ पे गेटर्स और सेटर्स चाहिए, ठीक है, जो इनमें वैल्यूज को सेट करेंगे और वैल्यूज को गेट करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक काम करना है, इसका एक शॉर्टकट है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, सोर्स में जाना है, सोर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है जनरेट गेटर एंड सेटर, इस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। आपको ये सब आपके वेरिएबल्स हैं, सिलेक्ट ऑल मैंने यहाँ पे किया, जनरेट पे क्लिक किया। तो आप यहाँ पे देखो गेटर्स और सेटर्स जो हैं वो मेरे यहाँ पर बनके बिल्कुल आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक टू स्ट्रिंग मेथड भी चाहिए होगा, तो उसको भी उठा लेते हैं। यहाँ पे मैंने सोर्स पे क्लिक किया और यहाँ पे जनरेट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और इन सभी फील्ड्स के साथ मेरे को यहाँ पे चाहिए, और मैंने यहाँ पे जनरेट पे क्लिक किया तो टू स्ट्रिंग मेथड जो है आपका यहाँ पे वो भी आ चुका है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी चाहिए। कंस्ट्रक्टर जो मेरे को यहाँ पे चाहिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा, और जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे मेरे को वो भी चाहिए। सबसे पहले जो आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे वो बना लेते हैं। तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स इस पे क्लिक करना है, ठीक है।
कौन कौन सी फील्ड्स आपको चाहिए, इन फील्ड्स के साथ मेरे को यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को जनरेट करना है। कंस्ट्रक्टर आपका यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इसके बाद जब भी आपका जावा का एक कॉन्सेप्ट है, जब भी आप यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हो, उसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जेवीएम नहीं बनाता। ठीक है, तो डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मेरे को यहाँ पे चाहिए, वरना ये आपको एरर देगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे यूजर लिखा, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम, मैंने यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, बिल्कुल सही है। तो ये आपकी यहाँ पे एंटिटी है, ये आपका यहाँ पे मॉडल है जो वैलिडेट करेगा, जो आपका फ्रंट एंड से जो कुछ भी आपका आ रहा है उसको ही वैलिडेट करेगा। अगर आप फ्रंट एंड से कुछ भी भेजते हो जो आपने यहाँ पे नहीं लिस्ट किया हुआ, तो ये उस चीज को डेटाबेस में सेव नहीं करेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि जो आपका @एंटिटी है, ये आपकी टेबल को जनरेट करेगा डेटाबेस में। ठीक है, कौन से डेटाबेस में टेबल को जनरेट करेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन मेरे को अलग जगह करनी पड़ेगी, वो हम देख लेंगे। बट यहाँ पे @एंटिटी एक टेबल को जनरेट करेगा, और अब यहाँ पे मेरे को प्राइमरी की देनी है उस टेबल की। ठीक है, वो जो यहाँ पे एक टेबल है उसमें प्राइमरी की क्या होगी, तो ये सब मेरे पास यहाँ पे कॉलम्स होंगे। ठीक है, जो जितने भी आपके यहाँ पे वेरिएबल्स हैं वो सभी वेरिएबल्स आपके टेबल के कॉलम्स बन जाएंगे। और यहाँ पे अगर सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ @id, @id क्या करेगा, @id जो यहाँ पे id फील्ड है उसको एक प्राइमरी की बना देगा। तो अगर सपोज इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, जावा एक्सटर्नल परसिस्टेंट एपीआई से यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये इसको एक प्राइमरी की बना देगा, उस टेबल की प्राइमरी की, जो कि यहाँ पे अपने आप जनरेट होगी, एंटिटी उसको जनरेट करेगा विद नेम यूजर। ठीक है, ये मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, लेकिन मेरे को यहाँ पे आईडी को अब यहाँ पे ऑटो जनरेट करना है। तो ऑटो जनरेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक और एनोटेशन होती है जो कि होता है जनरेटेड वैल्यू। ठीक है, जनरेटेड वैल्यू के नाम से यहाँ पे एक एनोटेशन होती है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट इसने कर दिया इसको परसिस्टेंट एपीआई से, और यहाँ पे हमारे पास एक चीज होती है जो कि होता है स्ट्रेटेजी। ठीक है, स्ट्रेटेजी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा जनरेशन, और यहाँ पे आ जाएगा टाइप और डॉट ऑटो, बिल्कुल सही है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये आपकी जो आईडी की वैल्यूज हैं वो ऑटो जनरेट कर देगा, क्योंकि आईडी की वैल्यूज में यहाँ से फ्रंट एंड से पास नहीं कर रहा हूँ, तो आईडी की वैल्यू मेरे को यहाँ पे ऑटो जनरेट करनी पड़ेगी, जो आपका ये वाला एनोटेशन कर देगा। बिल्कुल सही है, इसको यहाँ से करते हैं सेव, वापस आते हैं यहाँ पे यूजर कंट्रोलर में। अब यहाँ पे मैं एक यूजर को रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यूजर को मेरे को सेव करना पड़ेगा सबसे पहले डेटाबेस में, उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक सर्विस बनानी पड़ेगी। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वाली जो आपकी फाइल है, ये एक सिर्फ कंट्रोलर है। कंट्रोलर क्या करता है, आपके जो राउट्स हैं, आपके जो एपीआई है उनको हैंडल करता है कि कौन से राउट पे, कौन से एंड पॉइंट पे, कौन सी एपीआई को कॉल करना है। अब यहाँ पे यूजर एंड पॉइंट पे मैंने यहाँ पे इसको बता दिया कि यूजर एंड पॉइंट पे ये वाली एपीआई आपकी यहाँ पे कॉल होगी, बट इस एपीआई के कॉल होने पे मेरे को क्या एक्शन परफॉर्म करना है, वो हम लिखते हैं सर्विस के अंदर। तो ये वाला जो आपका फंक्शन है वो सिर्फ आपकी एपीआई को राउट करने के लिए है। वो एक्चुअल एपीआई क्या काम करेगी उसके लिए आपको यहाँ पे एक सर्विस बनानी पड़ती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक काम करना है, आपको यहाँ पे इस पे फिर से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू में जाना है, और न्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे पैकेज में जाना है, और यहाँ पे आपको डॉट लगा के एक चाइल्ड पैकेज इसका बनाना है, जो कि होगा आपका सर्विसेज के नाम से। सर्विसेज के नाम से आपने यहाँ पे ये बनाया, और यहाँ पे अब मैं एक सर्विस में यहाँ पे बना रहा हूँ, जो कि यहाँ पे इंटरफेस होगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले एक इंटरफेस बनाना है, तो मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, और जो इंटरफेस होगा वो होगा आपका यहाँ पे यूजर सर्विस के नाम से। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया है जो कि होगा यूजर सर्विस के नाम से, और यहाँ पे आप देखो तो इंटरफेस जो है मेरा वो बन के यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो भी चुका है। ठीक है, इंटरफेस मेरा यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पे मेरे को आपके यूजर को डेटाबेस में सेव करवाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, मेरे को आपके यूजर को डेटाबेस में सेव करवाना है, तो यहाँ पे मेरे को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया सपोज। अब यहाँ पे ये एक इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर जो आप फंक्शन बनाते हो वो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होते हैं, मतलब आप यहाँ पे फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हो, उनको आपको डिफाइन नहीं करना। तो यहाँ पे मैं फंक्शंस को अपने डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पब्लिक लिखा। अब यहाँ पे रिटर्न टाइप में वो एक यूजर का एक ऑब्जेक्ट पूरा रिटर्न करेगा, तो मैंने यहाँ पे यूजर लिखा। अब यहाँ पे मेरे को एक फंक्शन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ऐड यूजर के नाम से यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया, और कौन से डेटा को मेरे को सेव करना है। अब सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे यूजर कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे जाके दिखाऊँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे यूजर एंड पॉइंट लिया, वो एक पोस्ट एपीआई है, बट पोस्ट एपीआई की बॉडी आती है अपने पास। आप अगर यहाँ पे देखो तो जो पेलोड है ना, यहाँ पे पेलोड के अंदर यहाँ पे आप जो भी लिखते हो ये आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट की बॉडी होती है। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इस पूरे डेटा को मेरे को डेटाबेस में सेव करना है। ठीक है, ये जो यहाँ पे पूरा डेटा है इसको मेरे को डेटाबेस में सेव करना है, तो यहाँ पे मेरे को उस डेटा को निकालना भी पड़ेगा।
तो डेटा निकलेगा यहाँ पे जो आपकी बॉडी है उसके अंदर से, ठीक है, जो आपने यहाँ पे पोस्ट एपीआई की जो बॉडी है उसके अंदर से वो निकलेगा। तो यहाँ पे एक और एनोटेशन होती है जो कि होती है रिक्वेस्ट बॉडी के नाम से, और यहाँ पे वो एक यूजर का ऑब्जेक्ट आएगा, और यहाँ पे मैंने यूजर का जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे रिटर्न किया, और यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। रिक्वेस्ट बॉडी को यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया, बहुत सही। अब इसके बाद आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक यूजर का ऑब्जेक्ट मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि अब यूजर का ऑब्जेक्ट मैं वहां पे सेव करवा रहा हूँ डेटाबेस में। तो मैंने यहाँ पे यूजर यूजर लिखा, और मैंने यहाँ पे इसको एज एन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना के यहाँ पे मैंने सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर किया, इसको डिफाइन नहीं किया मैंने यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ पे क्लास बनानी पड़ेगी जो जो आपको इम्प्लीमेंट करेगी इस वाले इंटरफेस को, जहाँ पे मैं इस वाले जो फंक्शन है यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। उससे पहले आपको यहाँ पे काम करना है, उससे पहले आपको यहाँ पे यूजर कंट्रोलर के अंदर जाना है, और जो यहाँ पे यूजर सर्विस है, ठीक है, ये वाला जो फंक्शन है इसको आपको यहाँ से कॉल करना पड़ेगा यूजर कंट्रोलर के अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सपोज क्या किया, यहाँ पर आपको जो आपकी यूजर सर्विस है उसका यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने यूजर सर्विस का एक ऑब्जेक्ट बनाया, जो यूजर सर्विस है, ठीक है, उसका मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया यूजर सर्विस के नाम से, बहुत सही। अब लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज सीखी थी, हमने यहाँ पे एक चीज सीखी थी कि ये यहाँ पे एक इंटरफेस है, और आप एक इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं बना सकते, बट यहाँ पर तो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यूजर सर्विस को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। कहाँ से आएगा, CRUD CRUD एप्लीकेशन में से, CRUD में से सर्विसेज के अंदर से आएगा, बहुत सही। अब यहाँ पे इंटरफेस का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे जो स्प्रिंग बूट है वो इंटरनली बनाता है, तो आपको यहाँ पे एक एनोटेशन डालनी पड़ती है जो कि होती है ऑटो वायर्ड। ऑटो वायर्ड अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो स्प्रिंग बूट समझ जाएगा कि आपको यहाँ पे इसके साथ काम करना है। इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, ये आ चुका है यहाँ पे ऊपर, इसकी ये इंपोर्ट यहाँ पे हो चुका है। तो यूजर सर्विस मैंने यहाँ पे बनाया। अब आपको यहाँ पे रिटर्न करना है, रिटर्न करना है आपको यहाँ पे दिस डॉट यूजर सर्विस का एक फंक्शन है मेरे पास यहाँ पे ऐड यूजर के नाम से, जिसके अंदर मेरे को यहाँ पे जो आपका यूजर का ऑब्जेक्ट है वो भेजना है, जो यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसको आपको यहाँ पे सेव कर लेना है, मैंने यहाँ पे इसको सेव किया। वापस आते हैं यहाँ पे यूजर सर्विस के अंदर, तो ये आपका यहाँ पे जो इंटरफेस है उसके अंदर यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। आपको यहाँ पे एक और जो सर्विस इंप्लीमेंटेशन है आपको यहाँ पे वो लिखनी है। तो आपको यहाँ पे न्यू में जाना है, इस पर राइट क्लिक करके, और यहाँ पे आपको अब एक क्लास बनानी पड़ेगी यूजर सर्विस IMPL के नाम से, जो यहाँ पे जो आपका जो इंटरफेस है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगी। तो जो ये यहाँ पे इंटरफेसेस है ना, इस पे आपको यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका यूजर सर्विस वाला इंटरफेस है आपको यहाँ पे उस पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करके आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे फिर ओके कर देना है इसको। तो जो यूजर सर्विस वाला इंटरफेस है ये यहाँ पे ये वाली क्लास इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगी। मैंने यहाँ पे फिनिश पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखो जो मेरे पास यहाँ पे, अरे ये यूजर सर्विस का ऐसे यहाँ पे कैपिटल हो गया, इसको स्मॉल करते हैं, बहुत सही। इसको रीनेम करना पड़ेगा मेरे को, तो आपको यहाँ पे रिफैक्टर में जाना है, और रिफैक्टर में जाने के बाद मैंने यहाँ पे सपोज इसको रीनेम किया और ओके पे क्लिक किया, और बहुत सही, बिल्कुल सही। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पब्लिक क्लास, और यहाँ पे क्लास का नाम, और इसने इम्प्लीमेंट किया हुआ है यूजर सर्विस को, बट ये यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर यहाँ पे इसलिए दे रहा है क्योंकि जब भी आप जावा में जब भी आप किसी एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हो तो उस इंटरफेस के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं आपको उन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ओवरराइड करना होता है। जैसे यहाँ पे इंटरफेस है, इसके अंदर यहाँ पे ये वाला एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो आपको इस वाले एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, या फिर आपको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का मेरे को यहाँ पे यूज नहीं करना। आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखते ही जो एरर है वो यहाँ से जा चुका है, क्योंकि अगर आप किसी इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करते तो वो क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। बट मेरे को यहाँ पे क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना है, मेरे को यहाँ पे एक्चुअल में जो मेथड्स हैं उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, ये जो यहाँ पे रेड बटन है आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर सकते हो एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स पे। इसमें यहाँ पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखो जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है यहाँ पे, जो कि आपका यहाँ पे यूजर के नाम से, ठीक है, ये यहाँ पे आपका जो कि आपका यहाँ पे ऐड यूजर के नाम से है, ये आपका यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, अब मेरे को यहाँ पे वो करना है जो जिससे आप अपने यूजर का जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको आप डेटाबेस में सेव करवा पाओ। यहाँ पर अब मेरे को वो वाला कोड लिखना है जहाँ जिसकी हेल्प से आप अपने यूजर की इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में सेव करवा सकते हो। बट उससे पहले मेरे को यहाँ पे जो डेटाबेस के फंक्शंस हैं वो भी तो चाहिए होंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे MySQL यूज कर रहे हो तो MySQL के जो फंक्शंस है मेरे को भी यहाँ पे वो चाहिए होंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे एक और यहाँ पे पैकेज बनाना पड़ेगा जो आपके MySQL का जो आपका डेटाबेस की पूरी कॉन्फ़िगरेशंस हैं उसको हैंडल करेगा। तो मैंने यहाँ पे
पैकेज बनाया मैंने यहाँ पे, और पैकेज में बना रहा हूँ सपोज यहाँ पे डाउ के नाम से, ठीक है। डाउ के नाम से मैंने यहाँ पे एक पैकेज में बनाया, और यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लास बनानी है, ठीक है। यहाँ पे एक क्लास या फिर एक इंटरफेस बना सकते हैं हम। यहाँ पे हम एक इंटरफेस बना रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया सपोज यूजर डाउ के नाम से, ठीक है। यूजर डाउ के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया, तो आपका जो इंटरफेस है वो आप यहाँ पे देखो बन के बिल्कुल आपका रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो आपका इंटरफेस है, अब यहाँ पे एक और इंटरफेस हमारे पास होता है जो कि होता है जेपीए रेपोजिटरी। हम यहाँ पे जेपीए का यूज कर रहे हैं जो कि है जावा परसिस्टेंट एपीआई। तो उसकी रेपोजिटरी के अंदर यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे अगर जेपीए रेपोजिटरी भी एक इंटरफेस है, तो एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करता, वो सिर्फ उसकी फंक्शनैलिटीज को एक्सटेंड करता है। तो यहाँ पे आपको एक्सटेंस लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा जेपीए, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे रेपोजिटरी, ठीक है। जेपीए रेपोजिटरी को मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो सपोज मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया। कहाँ से आएगा, डेटा डॉट जेपीए रेपोजिटरी से आएगा। ये दो चीजें लेता है अपने अंदर। पहला होता है आपके मॉडल का नाम। मॉडल का नाम क्या है मेरा, यहाँ पे यूजर है, तो मैंने यहाँ पे यूजर पास किया। दूसरी चीज ये लेता है जो कि आपके यहाँ पे प्राइमरी की है, ठीक है। प्राइमरी की का जो डेटा टाइप है वो ये यहाँ पे लेगा। प्राइमरी की का जो डेटा टाइप है वो मेरे यहाँ पे लॉन्ग के नाम से, तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग लिखा, बिल्कुल सही है, बढ़िया। इसके बाद आपको यहाँ पे वापस आना है यूजर सर्विस के अंदर, ठीक है। यूजर सर्विस के अंदर आप यहाँ पे वापस आए। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे स्प्रिंग बूट को ये बताना पड़ता है कि सर ये आपकी एक सर्विस है, आपको यहाँ पे लिखनी है सर्विस एनोटेशन, ठीक है। सर्विस एनोटेशन क्या 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 करती है, स्प्रिंग बूट को ये बताएगी कि ये एक सर्विस है। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ एरर्स भी हैं, ठीक है। यहाँ पे यूजर का जो इंपोर्ट है उसको आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाया, यूजर यूजर कहाँ से आएगा, यूजर आपका आएगा मॉडल के अंदर से। तो यहाँ पे मैंने यूजर को सपोज इंपोर्ट किया, बिल्कुल सही है। यहाँ से एरर जो है वो जा चुका है। जहां जहां पर भी एरर्स हैं, सपोज यूजर में एरर्स हैं, यूजर मैंने इंपोर्ट नहीं किया कहीं पे, बहुत सही। तो आपको यूजर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे CRUD डॉट मॉडल के अंदर से इंपोर्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने सपोज यूजर को इंपोर्ट किया। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पर भी आपको जो यूजर है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। कहाँ से आएगा, मॉडल के अंदर से आएगा, और बहुत सही। तो यूजर यहाँ पे आपका आ चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पर भी आपको यूजर को इंपोर्ट करना है। कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पे मॉडल के अंदर से, और बहुत सही। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे क्या काम करना है, अभी आपको यहाँ पे ये अभी यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे यूजर को यहाँ से मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, बट अभी तक मैंने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं किया। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, आपका जो यहाँ पे जो यहाँ से आपका पूरा डेटा आ रहा है उसको अब मेरे को डेटाबेस में जाके सेव करना है। तो उसके लिए अब यहाँ पे डेटाबेस में चीज़ों को सेव करने के लिए हमने यहाँ पे जो जेपीए रेपोजिटरी उसको यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया था। अब यहाँ पे इसके जो मेथड्स हैं उसको मेरे को यहाँ पे अब यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको जो जेपीए रेपोजिटरी है उसका यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मतलब जो जेपीए रेपोजिटरी का तो नहीं एग्जैक्टली, बट हमने यहाँ पे यूजर डाउ बनाया है जो यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है जेपीए रेपोजिटरी को। तो हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो बना सकते हैं यूजर डाउ का। तो प्राइवेट करके मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। जो ऑब्जेक्ट होगा आपका यहाँ पे वो होगा आपका यहाँ पे यूजर डाउ का, ठीक है। यूजर डाउ के नाम से मैंने यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया। अब वो फिर से एक इंटरफेस है। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे ऑटो वाइड एनोटेशन का यहाँ पे आपको यूज करना पड़ता है। ऑटो वाइड को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। यूजर डाउ को भी आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका डाउ के अंदर से। तो ये मेरे को CRUD एप्लीकेशन डॉट CRUD डॉट डाउ, बिल्कुल परफेक्ट है, ये यहाँ से आएगा। अब यहाँ पे CRUD डाउ के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है, ठीक है, जो होता है हमारा यहाँ पे, जिससे आप अपने जो यूजर है उसको आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो सेव वो फंक्शन होता है, किसको आपको सेव करना है, वो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे पास करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे यूजर को मैंने यहाँ पे पास किया। अब मेरे को यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा यूजर को वापस। मैंने जो मेरे पास फ्रंट एंड से जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसको मैंने वापस रिटर्न कर दिया यूजर को। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, यहाँ पे ये मेथड नहीं इम्प्लीमेंटेड नहीं है कि, हाँ सेव नहीं था वो, बहुत सही। तो यहाँ पे जो मेथड है वो मैंने यहाँ पे सेव करवा लिया। अब यहाँ पे ये क्या होगा, अब जैसे ही यहाँ पे मैं यूजर वाली एपीआई यहाँ पे हिट करूंगा तो वो सबसे पहले कंट्रोलर में आएगा। कंट्रोलर से यहाँ पे मैंने कॉल किया ऐड यूजर को यूजर सर्विस के अंदर, तो वो यहाँ पे जाएगा यूजर सर्विस के अंदर, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे वो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला मेथड इंप्लीमेंटेड नहीं है, यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो ये वहां पर जाएगा जहां पर आपने इस वाले मेथड को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेगा कि ये जो इंटरफेस है इसको यहाँ पे किसने, कौन सी क्लास ने एक्सटेंड किया हुआ है, और कहाँ से ये मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो फिर ये यहाँ पर आएगा और यहाँ से आपके जो यूजर है उसको सेव कर देगा डेटाबेस में, और फिर यहाँ पे आपके यूजर को रिटर्न भी कर देगा। बहुत बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मेरे को आपके यूजर को सेव करवाना है डेटाबेस में, जो कि आपका यहाँ पे माइस्क्ल डेटाबेस है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो माइस्क्ल वर्कबेंच को यहाँ से खोल लेना है, और अब यहाँ पे माइस्क्ल वर्कबेंच के अंदर मेरे को यहाँ पे डेटाबेस बनाना पड़ेगा। किस डेटाबेस में आपको अपने यूजर को सेव करवाना है, तो उस डेटाबेस को आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक फाइल मिलेगी और आपको यहाँ पे एक डेटाबेस को क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट डेटाबेस, और जो डेटाबेस होगा वो होगा आपका यहाँ पे करंट डेटाबेस के नाम से। करंट डेटाबेस के नाम से मैंने सपोज यहाँ पे डेटाबेस बनाया और इसको यहाँ से आपको पूरे को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। ये क्या करेगा, ये आपकी इस वाली कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पे जो डेटाबेस है आपका ये वो बना देगा। डेटाबेस आप यहाँ पे देख भी सकते हो। आपको यहाँ पे लिखना है शो डेटाबेसेस, ठीक है, शो डेटाबेसेस सेमीकोलन। और आप यहाँ पे जो डेटाबेसेस हैं, अरे यूज क्यों लिख रहा हूँ मैं, बोल में शो रहा हूँ, लिख में यूज रहा हूँ तो शो डेटाबेसेस मैंने यहाँ पे लिखा। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो जितने भी आपके डेटाबेस हैं वो यहाँ पे दिखा देगा। तो करंट डेटाबेस के नाम से मेरे पास यहाँ पे एक डेटाबेस आ चुका है। इसके बाद आपको जो करंट डेटाबेस है उसको यहाँ पे आपको यूज करना है, ठीक है। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कर देगा इसको, बट ठीक है, हमने यहाँ पे इसको यूज कर लिया। अब बिल्कुल सही है। अब मेरे को यहाँ पे आपकी जो माइसिक्वल की जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे आपको वो डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज एक कमेंट डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, कि ये सब आपकी यहाँ पे माइसिक्वल डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन है। माइसिक्वल डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले आपको आपका माइसिक्वल का यूआरएल डालना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे यूआरएल डालते हैं। तो यूआरएल डालने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है स्प्रिंग, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है स्प्रिंग डॉट, यहाँ पे हमारे पास एक चीज होती है डेटा सोर्स, उसके अंदर यहाँ पे यूआरएल होता है। इसके अंदर आप यहाँ पे जो यूआरएल है वो मेंशन कर सकते हो। तो मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पे जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी जेडीबीसी का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे लिखना है जेडीबीसी। कौन सा डेटाबेस है, माइसिक्वल डेटाबेस है, तो मैंने यहाँ पे माइसिक्वल लिखा, ठीक है। माइसिक्वल लिखने के बाद आप यहाँ पे कॉलन लगा के डबल स्लैश लगा के आप यहाँ पे लिख सकते हो लोकल होस्ट, क्योंकि हम यहाँ पे लोकल होस्ट पे चला रहे हैं अपने माइसिक्वल को। तो मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा कॉलन, और कहाँ पे आपका चल रहा है, ठीक है, जो चल रहा है मेरा वो चल रहा है पोर्ट 3306 पे, ठीक है। जो मेरा माइसिक्वल है वो चल रहा है पोर्ट 3306 पे। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है। और इसको लिखने के बाद जो भी आपका डेटाबेस का नाम है, मैंने डेटाबेस अभी अभी बनाया करंट डेटाबेस के नाम से, आप यहाँ पे देख सकते हो करंट डेटाबेस के नाम से। तो मैंने यहाँ पे जो डेटाबेस का नाम है वो मैंने यहाँ पे डाला। अब अगर आपका माइसिक्वल चल रहा है लोकल होस्ट और पोर्ट 3306 पे, तो इस वाली लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट 3306 ही होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना माइसिक्वल का यूजर नेम और पासवर्ड डालने होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा स्प्रिंग डॉट और डेटा सोर्स डॉट, और यहाँ पे आपको लिखना है यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम क्या है माइसिक्वल का, जो वो होता है यहाँ पे रूट। बाय डिफॉल्ट रूट ही होता है। अगर आपने उसको चेंज नहीं किया, अगर आपने नया यूजर क्रिएट नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट रूट होता है। आपको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, आपको यहाँ पे रूट लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स और डॉट, यहाँ पे आपको लिखना है पासवर्ड। पासवर्ड क्या है यहाँ पे, पासवर्ड आपका यहाँ पे वो डालना है आपको जब आपने माइसिक्वल को डाउनलोड किया था। जब आपने माइसिक्वल को डाउनलोड किया था तो वहाँ पे उसने डाउनलोड करने के बाद जब आपने उसको इंस्टॉल किया होगा तो वहाँ पे उसने एक पासवर्ड पूछा होगा, ठीक है। अगर आपने ये वाली वीडियो देखी है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था वीडियो, ये वाली, कि आपको ये वाली वीडियो देख के माइसिक्वल को डाउनलोड करना है, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने यहाँ पे माइसिक्वल का जो पासवर्ड था वो मैंने यहाँ पे रखा था कोड फॉर इंटरव्यू। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कोड फॉर इंटरव्यू, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको जो माइसिक्वल ड्राइवर है वो यहाँ पे डालना है। माइसिक्वल ड्राइवर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था pom.xml में कि हमारे पास यहाँ पे एक माइसिक्वल ड्राइवर भी है, ये माइसिक्वल कनेक्टर जावा, ठीक है। ये माइसिक्वल का ड्राइवर है, तो आपको यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन भी डालनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे लिखना है स्प्रिंग डॉट और डेटा सोर्स, अरे डेटा और सोर्स डॉट, यहाँ पे आपको लिखना है ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर क्लास नेम, डेटा सोर्स डॉट, ये वाला ड्राइवर क्लास नेम। और ड्राइवर क्लास नेम क्या है मेरा यहाँ पे, ड्राइवर क्लास नेम है मेरा यहाँ पे com डॉट माइसिक्वल डॉट cj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं। अगर आप माइसिक्वल, आपको अपने माइसिक्वल का वर्जन चेक करना है। अगर आपके माइसिक्वल का वर्जन है 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग अगर आपके माइसिक्वल का वर्जन है, तो आपको यहाँ पे लिखना है com डॉट माइसिक्वल डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। बट अगर आपके माइसिक्वल का वर्जन 8 पॉइंट समथिंग है तो आपको यहाँ पे CJB लिखना पड़ेगा, ठीक है। माइसिक्वल का ड्राइवर चेंज हो गया है फॉर वर्जन 8 एंड अबव, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा com.mysql.cj.jdbc.driver। अब आपको यहाँ पे इसके बाद हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा सपोज हाइबरनेट और हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशंस, बिल्कुल सही है। हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन में मेरे को यहाँ पे करनी है। तो स्प्रिंग डॉट जेपीए, क्योंकि हम यहाँ पे, आपने यहाँ पे देखा होगा मैंने यहाँ पे जेपीए रेपोजिटरी का यहाँ पे यूज किया था। तो ये जेपीए रेपोजिटरी की हेल्प से हम यहाँ पे जो अपना वो है, क्या बोलते हैं उसको, जो यहाँ पे अपना डेटा है उसको डेटाबेस में सेव करवा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है हाइबरनेट की। मैंने यहाँ पे लिखा स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट, और यहाँ पे डीडीएल ऑटो को आपको यहाँ पे कर देना है अपडेट, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्प्रिंग डॉट जेपीए, स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट शो सिक्वल, हमारे पास यहाँ पे एक चीज होती है, अरे
हमारे पास यहाँ पे एक चीज होती है जो कि होता है शो सिक्वल। हाँ बिल्कुल सही, इसको आपको कर देना है यहाँ पे ट्रू। अब आपको यहाँ पे माई सिक्वल का एक डायलेक्ट यहाँ पे पास करना होता है, ठीक है। एक डायलेक्ट होता है, हाइबरनेट का डायलेक्ट कहते हैं उसको, माई सिक्वल का डायलेक्ट तो नहीं कहते। अगर आप ये डायलेक्ट पास नहीं करोगे तो ये आपको एरर फेंक देगा कंपाइल करते ही, ठीक है। आपका हाइबरनेट आपका कनेक्ट नहीं होता बिना इसके। तो यहाँ पर आपको लिखना है स्प्रिंग डॉट जेपीए, और यहाँ पे आपको एक डायलेक्ट भी मेंशन करना पड़ता है जो आता है आपका प्रॉपर्टीज के अंदर से। तो सपोज मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखा, प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे आपको हाइबरनेट के अंदर से, और यहाँ पे आपको एक डायलेक्ट मिलता है, तो मैंने यहाँ पे सपोज डायलेक्ट पास किया और भर दिया। तो डायलेक्ट आ चुका है यहाँ पे आपका। अब ये डायलेक्ट कहाँ से आएगा, इसके लिए आपको जाना, इसके लिए आपको प्रेस करना है कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट टी। कंट्रोल शिफ्ट टी आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो ये खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है माईसीक्वल, ठीक है। यहाँ पे आपको माईसीक्वल का डायलेक्ट पास करना होता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि आपके माईसीक्वल का वर्जन क्या है। अगर आपके माईसीक्वल का वर्जन 5 समथिंग है, ठीक है, 5 है तो ये वाला, 5.7 है तो ये वाला, 5.5 है तो ये वाला, आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। बट मेरे माईसीक्वल वर्जन यहाँ पे 8 है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया इस पे, ठीक है। और आपको यहाँ पे ओपन कर देना है, ये एक क्लास को ओपन करेगा यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे एक पूरी क्लास को यहाँ पे ओपन कर दिया। आपको यहाँ पे इसका जो पैकेज नेम है, ठीक है, आपको यहाँ पे इसको कॉपी करना है। तो मैंने यहाँ पे org.hibernate.dialect मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया। आपको वापस जाना है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे इसको वापस गया मैं, और यहाँ पे आपको क्लास को कॉपी करना है। मेरे को एक्चुअली में यहाँ पे क्लास का नाम देना देना था, ठीक है, कि कौन सा हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। बट क्लास का नाम आप यहाँ पे पैकेज के साथ दे देते हो, क्योंकि जो यहाँ पे पैकेज है ये आपका यहाँ पे एड्रेस है कि ये वाली आपकी क्लास है कहाँ पर एक्चुअल में। तो मैंने यहाँ पे पूरे पैकेज का यहाँ पे एड्रेस दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लास का नाम लिखा। तो अगर आप इतना लिख दोगे, इतने से हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, चलाने के लिए आपको यहाँ पे इसको रीलॉन्च करना पड़ेगा। तो रीलॉन्च करने करते ही तो अब आपका ये चलना चाहिए बिल्कुल परफेक्टली, ठीक है। इसको चलाया मैंने यहाँ पे, और आप यहाँ पे देखो हाइबरनेट आपका यहाँ पे चल चुका है। पहले इसको चलने देते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या 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 है, ठीक है। अगर ऊपर लेके थोड़ा सा मैं जाऊँ यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ हमारे पास, हमारे यहाँ पे स्प्रिंग का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो चला है, इसने यहाँ पे टॉम कैट चलाया है। टॉम कैट को चलाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे इसने यहाँ पे हमारा हाइबरनेट चलाया है, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ पे नीचे आके दिखाऊँ ना, आप यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे जो ORG हाइबरनेट डायलेक्ट है इसने यहाँ पे वो चलाया है, और यहाँ पे तीनों जो हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन है वो की है इसने। फिर मैंने आपको एक चीज और बोली थी, अगर आपको मैं यूजर डॉट जावा के अंदर जाके देखो, मैंने यहाँ पे एंटिटी लिखा हुआ था, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था कि एंटिटी, जैसे आप यहाँ पे एंटिटी लिखोगे, एंटिटी एनोटेशन क्या करती है, एंटिटी एनोटेशन एक टेबल बना देती है आपकी क्लास के नाम से। जो भी आपके क्लास का नाम है उस नाम से टेबल बना देगी, और जो भी आपके यहाँ पे सभी वेरिएबल्स हैं ये सब आपके कॉलम्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे इसने वही किया है। आप यहाँ पे देखो क्रिएट टेबल यूजर, और ये आईडी फील्ड है, ईमेल नेम फोन यूजर नेम, और ये प्राइमरी की है आईडी। तो यहाँ पे इसने एक माइस्क्ल क्वेरी चलाई है जो कि यहाँ पे क्रिएट टेबल क्वेरी है, और इसने यहाँ पे आपकी टेबल बनाई है। आप इस टेबल को जाके यहाँ पे देख भी सकते हो, आपको यहाँ पे जाना है। और सपोज मैंने यहाँ पे किया शो टेबल्स, ठीक है। शो टेबल्स एक माइस्क्ल की क्वेरी है जो एक डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स हैं यहाँ पे वो बताती है। आप यहाँ पे देखो यूजर के नाम से मेरे पास यहाँ पे एक टेबल आई है। अगर आपको मैं यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करके दिखाऊँ कि इसमें क्या क्या कॉलम्स हैं, तो डिस्क्राइब यूजर मैंने यहाँ पे किया, और आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे ये सभी कॉलम्स आए हैं। तो हाइबरनेट ने यहाँ पे क्या किया, ये टेबल यहाँ पे मैंने नहीं बनाई, ये टेबल यहाँ पे हाइबरनेट ने खुद से बनाई है, और यहाँ पे आईडी को इसने यहाँ पे प्राइमरी की भी दी है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, फ्रंट एंड पे मैं जाऊँ यहाँ पे, क्योंकि बैक एंड कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, तो आपको यहाँ पे एक काम करना है, जो यूजर है उसको अब यहाँ पे सेव करवाना है, बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, ठीक है। यूजर को सपोज मैंने यहाँ पे सेव कराया, मैंने यहाँ पे एड यूजर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एपीआई यहाँ पे कॉल हुई है, और यहाँ पे आया है कोर्स का एरर, ठीक है। कोर्स का एरर आता है अगर आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चला रहे हो, तो आपने ये एरर पहले भी फेस किया होगा। कोर्स होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, बेसिकली ये एक ब्राउजर का सिक्योरिटी फीचर है। ये जो एरर है ब्राउजर फेंकता है, मतलब ब्राउजर अलाउ नहीं करता कि आप डेटा को शेयर कर पाओ दो डिफरेंट पोर्ट्स पे या दो डिफरेंट सर्वर्स पे। आप अगर यहाँ पे देखो तो जो मेरा रिएक्ट की एप्लीकेशन है वो चल रही है यहाँ पे पोर्ट 3000 पे, और जो स्प्रिंग बूट है वो चल रहा है पोर्ट 8080 पे। दो डिफरेंट सर्वर्स हैं, दो डिफरेंट पोर्ट्स हैं, तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ता है, आपको यहाँ पे वापस आना है, आपको यहाँ पे अपने स्प्रिंग बूट पे, और यहाँ पे आपको स्प्रिंग बूट पे जाने के बाद आपको कंट्रोलर के अंदर जाना है। कंट्रोलर में आपको यहाँ पे एक एनोटेशन डालनी पड़ती है। रेस्ट कंट्रोलर के जस्ट नीचे आप यहाँ पे वो एनोटेशन डाल सकते हो, और एनोटेशन है क्रॉस ओरिजिन।
क्रॉस ओरिजिन एनोटेशन अगर आप यहाँ पे कंट्रोलर के ऊपर लिख दोगे तो ये सभी एपीआईज का जो कोर्स है उसको अलाउ कर देगा। तो इसको इंपोर्ट किया मैंने यहाँ पे, इसको सेव किया। आपको रीरन करना है इसको, जो भी आपका यहाँ पे स्प्रिंग बूट का सर्वर है। जब भी आप कोई चेंज करते हो कोड में तो स्प्रिंग बूट को आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करना होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको रीस्टार्ट किया और ये जो है मेरा यहाँ पे चल चुका है। इसके बाद आपको मैं यहाँ पे वापस जाके दिखाऊँ, इसको एक सेकंड यहाँ से हटाते हैं। यूजर इन्फॉर्मेशन सभी यहाँ पे फिल हुई हुई है। एड यूजर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये पेंडिंग है और आप यहाँ पे देखो अभी वो ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि अभी ये वाली एपीआई यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है, बट जो यूजर इन्फॉर्मेशन है उसमें स्टेटस यहाँ पे 200 है। और यहाँ पे आप यहाँ पे प्रीव्यू में जाके देखो तो जो यूजर ऑब्जेक्ट है इसने सेम वही रिटर्न किया है, क्योंकि मैंने बिल्कुल सेम यूजर ऑब्जेक्ट रिटर्न किया था सर्विस में से। सर्विस में अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊँ तो मैंने यहाँ से रिटर्न किया था, मैंने यहाँ पे यूजर ऑब्जेक्ट जो मेरा फ्रंट एंड से आया था और इसने उसी को ही यहाँ से रिटर्न किया है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टेटस कोड है वो मेरा यहाँ पे 200 आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो डेटाबेस में जाके सेव हो चुका है। हम उसको चेक कर भी सकते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर लिखने से आप यहाँ पे जो आपका डेटा है वो आप यहाँ पे देख भी सकते हो। आईडी यहाँ पे 1 है, ठीक है। ईमेल है, नेम है, फोन है, यूजर नेम है। जो सारा डेटा है वो आपका यहाँ पे डेटाबेस में आके सेव हो चुका है। तो हमारी जो यहाँ पे कर्ड एप्लीकेशन की जो पहली एपीआई है उसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर चुके हैं, जो कि यहाँ पे क्रिएट एपीआई, ठीक है, जहाँ पर हमने यूजर की इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में ऐड किया है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अब मेरे को अपने सभी यूजर्स को गेट करना है। अब मेरे को सभी यूजर्स की इंफॉर्मेशन को निकाल के यहाँ पे अब मेरे को डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हमने एक एपीआई लिखी हुई है। आपको अगर मैं वो एपीआई दिखाऊँ यहाँ पे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है। हमारे पास यहाँ पे एक एपीआई है गेट यूजर्स के नाम से, ठीक है। ये वो एपीआई है गेट यूजर्स के नाम से, और इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखो तो हम यहाँ पे जो यूजर्स का यूआरएल है वो पास कर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक और एंड पॉइंट यहाँ पे पास करना है जो कि है यूजर्स के नाम से, बिल्कुल सही है। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को यहाँ पे एक और एपीआई बनानी पड़ेगी अपने बैकएंड में स्प्रिंग बूट की हेल्प से, जो यहाँ पे जो यूजर्स एंड पॉइंट है उसको हैंडल करेगी। बहुत सही। तो अब हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे वापस जाना है और आपको यहाँ पे जाना है कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर के अंदर आपको यहाँ पे एक और एपीआई बनानी पड़ेगी, और मैंने सपोज यहाँ पे वो एपीआई बनाई पब्लिक, और सपोज लिस्ट को मैं यहाँ से रिटर्न करवाऊंगा, लिस्ट ऑफ यूजर्स को। तो मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट ऑफ यूजर्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपका गेट यूजर्स के नाम से। बहुत सही। और ये जो एपीआई है ये मेरी यहाँ पे बनके बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूजर्स को मैं यहाँ पे रिटर्न करवाऊंगा, तो लिस्ट को मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से आएगा, जावा डॉट यूटिल के अंदर से आएगा। बहुत सही। अब यहाँ पे अगर आप बैकएंड में जाके देखो ना तो यहाँ पे अब ये गेट एपीआई है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक गेट एपीआई को रिटर्न करना है, तो यहाँ पे जो गेट मैपिंग अब मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट किया मैंने, और वो क्या है, जो एंड पॉइंट है वो है मेरा यहाँ पे यूजर्स के नाम से। तो मैंने यहाँ पे लिखा यूजर्स, बिल्कुल सही है। अब मेरे को यहाँ पे रिटर्न करना है दिस डॉट यूजर सर्विस। इसके अंदर मेरे को यहाँ पे एक मेथड बनाना पड़ेगा जो कि होगा यहाँ पे गेट यूजर्स के नाम से। फ्रंट एंड में कुछ नहीं आ रहा मेरे पास। यहाँ पे मेरे को बस जितना भी सारा डेटा है उसको यहाँ से उठा के रिटर्न करना है। तो यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मेरे को जो एक लिस्ट ऑफ यूजर्स है उसको मेरे को यहाँ पे रिटर्न करना है, और मैंने सपोज यहाँ पे लिखा गेट यूजर्स, और बिल्कुल सही है। ये यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। लिस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। लिस्ट को मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया, बिल्कुल सही। वापस आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरे को जो आपका गेट यूजर्स है उसको मेरे को यहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे इस पे क्लिक करना पड़ेगा। जितनी भी आपकी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स हैं उसको मैंने यहाँ पे ओवरराइड किया, और यहाँ पे ओवरराइड होके आ चुका है। बिल्कुल सही है। अब मेरे को यहाँ से आपके सभी यूजर्स को निकालना है डेटाबेस में से। तो निकाल सकते हो आप यहाँ पे यूजर डाउ की हेल्प से। और यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि होता है फाइंड ऑल फंक्शन। तो फाइंड ऑल फंक्शन की हेल्प से आप यहाँ पे अपने जो सभी यूजर्स हैं उनको निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप अगर इतना लिखोगे इतने से हो जाएगा। वापस अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊँ, और सपोज अगर इसको मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे यूजर आना चाहिए, ठीक है। इसने यहाँ पे दिया है 404, ठीक है। रिक्वेस्ट मेथड गेट, और यहाँ पे आया 404। क्या हुआ, मैंने उसको, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे इसको रीरन नहीं किया। पिछली बार मैंने बोला था कि आपको इसको यहाँ पे रीलॉन्च करना होता है, ठीक है। जब भी आप चेंजेस करोगे तो आपको सर इसको यहाँ पे रीलॉन्च करना होता है हमेशा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको रिलॉन्च किया, बिल्कुल सही है। वापस आते हैं, अब बिल्कुल सही चलेगा, ठीक है। अब ये 404 नहीं देगा। तो यहाँ पे सपोज मैंने इसको रिफ्रेश किया, एपीआई कॉल जाएगी। आप यहाँ पे देखो एपीआई कॉल यहाँ पेंडिंग है, और आपके पास सारा डेटा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। सारा तो नहीं, मतलब एक ही डेटा है मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस में, और वो यहाँ पर
मेरे पास अब यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इसके बाद अब जैसे ही मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे अब एक और एपीआई कॉल जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब मेरे को यहाँ पे यूजर इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है बाय आईडी। आपने फ्रंट एंड में देखा होगा, जब आपने इसके फ्रंट एंड इम्प्लीमेंटेशन वाली अगर आपने वीडियो देखी है, तो वहां पे मैं यूजर की इन्फॉर्मेशन निकालता था बाय आईडी। यहाँ से मैंने यूआरएल में से आईडी को फेच करता था, और यहाँ पे जो आपका ये है, यहाँ पर मैं आईडी को भेजता था, ठीक है। अब मेरे को बिल्कुल सेम इम्प्लीमेंटेशन करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे वापस जाना है अपने स्प्रिंग बोट में, और स्प्रिंग बोट में कंट्रोलर के अंदर आपको यहाँ पे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पे बना सकते हो गेट यूजर की हेल्प से, ठीक है। एक ही यूजर बार मेरे को चाहिए यहाँ पे, तो लिस्ट यूजर को यहाँ पे रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं है, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गेट यूजर, और बिल्कुल सही है। और यहाँ पे अब मेरे को सिर्फ एक ही यूजर को रिटर्न करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे गेट मैपिंग होगी। अब यहाँ पे मैंने लिखा सपोज गेट मैपिंग, और यूआरएल क्या होगा, यूआरएल आपका बिल्कुल सेम होगा विद वन डिफरेंस। यहाँ पे इस बार मेरे पास 123 आएगा। जो भी आपका यूजर की आईडी है यहाँ पर, अब मेरे पास वो आएगी, ठीक है। यूजर की आईडी अब यहाँ पे मेरे पास आएगी, जो कि एक वेरिएबल होगा, क्योंकि ये यहाँ पे स्टैटिक नहीं है। जो आपका ये वाला एंड पॉइंट है, ये यहाँ पे स्टैटिक नहीं है। यूजर्स एंड पॉइंट आपका यहाँ पे स्टैटिक है, वो हमेशा सेम रहेगा। बट ये जो यहाँ पे आपका ये वाला एंड पॉइंट है ना, ये आपका चेंज हो सकता है, क्योंकि यूजर की आईडी है। अभी यूजर की आईडी यहाँ पे 1 है, कल को 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो ये जो वेरिएबल है आपका, मेरे को यहाँ पे इसकी हैंडलिंग करनी है। तो कोई भी अगर सपोज वेरिएबल आता है आपके यूआरएल में, तो आपको उसको हैंडल करना होता है कर्ली ब्रेस लगा के। कर्ली ब्रेस लगा के आप यहाँ पे लिख सकते हो यूजर आईडी, ठीक है। यूजर आईडी आप यहाँ पे डाल डाल सकते हो, और जो यूजर आईडी है, अब यहाँ से मेरे को वो निकालनी है कि यूजर आईडी एक्चुअल में है क्या। तो वो उसके लिए आपको यहाँ पे एनोटेशन लिखनी होती है पाथ वेरिएबल। पाथ वेरिएबल की हेल्प से आप यहाँ पे जो यूजर की यूजर आईडी है, वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। इसको सपोज मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा यहाँ पे स्ट्रिंग, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आती है, और मैंने यहाँ पे लिखा यूजर आईडी। बिल्कुल सही है, ठीक है। ऊपर चलते हैं, बहुत बढ़िया, पाथ वेरिएबल उसने इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये एक यूजर आईडी जो है आपकी, वो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। बट आप अगर यहाँ पे यूजर डॉट जावा के अंदर देखो, तो इसको मैंने यहाँ पे लॉन्ग लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग लेना मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये जो यहाँ पे यूआरएल में वैल्यू आती है, ये हमेशा एक स्ट्रिंग ही आती है, ठीक है। बट जो आईडी है मेरी, वो यहाँ पे लॉन्ग में है, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे इस वाले स्ट्रिंग को टाइप कास्ट करना पड़ेगा इनटू लॉन्ग। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे रिटर्न करना है। रिटर्न किया मैंने यहाँ पे, और दिस डॉट, और सपोज फंक्शन मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो सपोज के लिए सबसे पहले यूजर सर्विस के अंदर मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जो कि होगा गेट यूजर के नाम से। और अब यहाँ पे इसके अंदर मेरे को यूजर आईडी भेजनी पड़ेगी, बट उसको मेरे को टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग में उसको टाइप कास्ट किया। मैंने यहाँ पे लिखा लॉन्ग डॉट, और आप यहाँ पे पार्स लॉन्ग, और मैंने यहाँ पे लिखा यूजर आईडी, और बिल्कुल सही है। अब यहाँ से यूजर आईडी को मैंने यहाँ पे रिटर्न तो करवा दिया। अब मेरे को यहाँ पे यूजर सर्विस के अंदर जाना पड़ेगा, और अब यहाँ पे मेरे को एक और मेथड आपका बनाना पड़ेगा। सो जो सपोज होगा यहाँ पे पब्लिक यूजर, और यहाँ पे गेट यूजर, और पीछे से एक आईडी आएगी जिसका जो डेटा टाइप होगा वो यहाँ पे लॉन्ग होगा। वो बिल्कुल सही। यूजर सर्विस के अंदर यहाँ पे मेरे को जाना है, जो आपकी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स हैं यहाँ पे, उसको मेरे को यहाँ से निकालना है। तो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स मैंने यहाँ से निकाले, और यहाँ पे अब आपको यहाँ पे जो आईडी है उसके बेसिस पे यहाँ पे जो वैल्यू है, अब यहाँ पे वो निकालनी है। तो उसको हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा यूजर डाउ डॉट। अब यहाँ पे आता है हमारे पास एक फंक्शन, जो कि होता है फाइंड बाय आईडी, ठीक है। फाइंड बाय आईडी लेता है यहाँ पे लॉन्ग, और यहाँ पे यूजर आईडी आएगा, और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन को गेट करना है, तो आपको यहाँ पे एक फंक्शन का यूज करना होता है, जो कि होता है यहाँ पे गेट फंक्शन। अगर आप इतना लिख दोगे, इतने से हो जाएगा। तो सपोज इसको मैंने यहाँ से रीस्टार्ट किया, रीस्टार्ट किया मैंने आपका यहाँ पे सर्वर। तो अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा ना, बिल्कुल मस्त चलेगा। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, मस्त चल रहा है। वापस आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको सपोज मैंने क्लोज किया, ऑल यूजर्स में गया मैं, यहाँ पे ये आ चुका है। एडिट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, तो आप यहाँ पे देखो सारी इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पे फिलअप होके आई है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो आपका यहाँ पे एपीआई है वो यहाँ पे कॉल हुई है। अगर मैं एपीआई दिखाऊँ यहाँ पे, तो जो एपीआई है वो यहाँ पे कॉल हुई है, और इसका जो स्टेटस कोड है वो यहाँ पे 200 है। ये एपीआई कॉल हुई थी यहाँ पे यूजर्स के नाम से, जिसमें आईडी यहाँ पे बन गई है। और यहाँ पे प्रीव्यू में मैं यहाँ पे ये सब डेटा आया है, जो कि आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स में आप यहाँ पे देख भी सकते हो। बिल्कुल सही है। अब मेरे को यहाँ पे एडिट यूजर के नाम से, अब मेरे पास यहाँ पे एक और एपीआई है। अब मेरे को यहाँ पे उसको कॉल करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा, तो एक एपीआई यहाँ पे कॉल होगी। आप अगर यहाँ पे देखो, तो ये वाली एपीआई यहाँ पे कॉल होती है, जो कि यहाँ पे इस केस में पुट एपीआई है।
और पुट एपीआई में आपका यहाँ पे यूजर की आईडी भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ अगर यहाँ पे सिंपल यूजर को हार्ड कोड भी कर दोगे तो भी हो जाएगा, तो यहाँ से आईडी भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये चीज बिल्कुल ठीक है। और बढ़िया, तो यहाँ पे इसको मैंने सपोज सेव किया, यहाँ पे मैंने एंड पॉइंट डाला है सपोज मैंने यूजर के नाम से। अब मेरे को वापस जाना है, अब मेरे को यहाँ पे स्प्रिंग बूट में गया मैं वापस, यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर मेरे को यहाँ पे अब जाना है, और यहाँ पे मेरे को एक और अब यहाँ पे मेरे को फंक्शन बनाना है, एक और यहाँ पे मेरे को एपीआई बनानी है आपकी, जो आपकी पुट एपीआई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे लिखना है पुट मैपिंग, क्योंकि अब वहां पे एक पुट एपीआई होगी। पुट का मतलब वो होता है अगर आपकी एडिट एपीआई है, कोई भी अगर आप एडिट एपीआई बना रहे हो तो वो आप पुट के नाम से बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे पीछे से मेरे पास जो एंड पॉइंट है वो यूजर के नाम से, तो मैंने यहाँ पे यूजर लिखा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे सपोज एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं, एक यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूँ मैं, जो रिटर्न करेगा यहाँ पे यूजर, और जो मेथड का नाम होगा वो होगा सपोज यहाँ पे अपडेट यूजर के नाम से, बिल्कुल सही है। जो पुट मेथड होते हैं ना, उनमें यहाँ पे एक बॉडी आती है। आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे यूजर ऑब्जेक्ट को यहाँ से भेज रहा हूँ, तो बॉडी हम भेजते हैं पुट मेथड में। तो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर से मेरे को जो बॉडी है यहाँ से वो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपडेटेड वैल्यूज चाहिए। आपने यहाँ से जो भी, अगर सपोज विराट कोहली है, मैंने यहाँ से इसको अपडेट किया, मैंने यहाँ पे से विराट लिखा, यूजर नेम मैंने यहाँ पे अपडेट किया, एडिट यूजर मैंने क्लिक किया, तो जो अपडेटेड वैल्यूज हैं वो मेरे को डेटाबेस में सेव करवानी है। तो जो अपडेटेड वैल्यूज हैं वो आपकी जाती हैं पुट एपीआई की बॉडी में। तो यहाँ पे पुट एपीआई की बॉडी से मैंने यहाँ पे जो आपकी यूजर इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ से निकाली। अब मेरे को यहाँ पे एक और आपके फंक्शन को यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न दिस डॉट यूजर सर्विस के अंदर से। अब यहाँ पे मेरे को एक फंक्शन बनाना है जो कि होगा आपका यहाँ पे अपडेट यूजर के नाम से, और यहाँ पे आपका आ जाएगा इसके अंदर मैंने यहाँ पे पास किया यूजर, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे जो आपका यूजर सर्विस है इसके अंदर यहाँ पे मेरे को इस फंक्शन को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक यूजर अपडेट यूजर, और यूजर का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैं पीछे से यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा अपडेट यूजर, बिल्कुल सही है। अब मेरे को यहाँ पे जाना है, जितने भी आपके अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स हैं उसको यहाँ पे मेरे को इंपोर्ट करना है सबको, तो मैंने यहाँ पे लिखा एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, बिल्कुल सही है। और अब यहाँ पे मेरे को जो नया वाला यूजर है उसकी वैल्यू को अब यहाँ पे मेरे को सेव करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखना है यूजर डाउ डॉट सेव, तो यहाँ पे आपको यूजर को पास कर देना है, ये रिटर्न करना है। सपोज मैंने यहाँ पे यूजर को वापस रिटर्न कर दिया, तो अगर आप इतना लिखोगे इतने से हो जाएगा। तो सपोज इसको मैंने यहाँ सेव किया, तो सेव करके मैंने यहाँ पे इसको रिलॉन्च किया, तो आपका जो स्प्रिंग बूट है वो यहाँ पे रिलॉन्च हो चुका है, बिल्कुल सही है। तो बहुत बढ़िया, वापस आते हैं, और यहाँ पे विराट कोहली यहाँ पे लिखा हुआ था। अगर सपोज मैं यहाँ पे ऑल पे जाके देखूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है विराट कोहली, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ कोहली विराट के नाम से, तो मैंने यहाँ पे लिखा कोहली को, मैंने यहाँ से कट किया और यहाँ पे सबसे ऊपर मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। एडिट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो चुका है कोहली विराट। ये चेंज आप यहाँ पे डेटाबेस में भी देख सकते हो, यहाँ पर है विराट कोहली। अगर सपोज इसको मैं फिर से यहाँ पे हिट मारता हूँ तो यहाँ पर यूजर नेम आपका हो चुका है कोहली विराट, बहुत सही। अब यहाँ पे मेरे को इस डिलीट बटन के क्लिक पे, जो आपकी डिलीट एपीआई है, अब यहाँ पे मेरे को इसको कॉल करना है। तो आपको यहाँ पे वापस जाना है, मेरे पास यहाँ पे डिलीट यूजर के नाम से मेरे पास यहाँ पर एक एपीआई है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये ना लिखते हुए मैं यहाँ पे एक यूजर के नाम से कि ये अपेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे उसके बाद जो यूजर की आईडी है यहाँ पे मैंने वो पास की है, क्योंकि आपको एक आईडी यहाँ पे पास करनी होती है अपने यूजर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, कि आपको किस यूजर को यहाँ पे डिलीट करना है, उसको यहाँ पे आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है। तो सपोज यूजर कंट्रोलर के यहाँ पे मैं अंदर गया और यहाँ पे आपको यूजर को डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज पब्लिक, रिटर्न कर रहा हूँ मैं यहाँ पे यूजर की इन्फॉर्मेशन, और मैंने सपोज यहाँ पे लिखा डिलीट यूजर, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आपके पास एक पीछे से एक आईडी आ रही है, तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे मैंने एक डिलीट मैपिंग लिखी है, यहाँ पे मैंने एक डिलीट एपीआई को कॉल किया है। डिलीट यहाँ पे एपीआई होती है, अगर आपको किसी इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे डिलीट मैपिंग का यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बनाता है डिलीट एपीआई, तो इसको इंपोर्ट किया मैंने, वो वहां से इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। यूजर आएगा पीछे से, यूजर की एक पर्टिकुलर आईडी आएगी, तो वो एक वेरिएबल होगा, तो मेरे को यहाँ पे वेरिएबल की तरह यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा। वेरिएबल मेरे को यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो पाथ वेरिएबल लिख के मैंने यहाँ पे इसको निकाला, वो एक स्ट्रिंग होगा जो कि यूजर आईडी के नाम से होगा, और बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ से अब मेरे को रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है, दिस डॉट यूजर सर्विस के अंदर मेरे को यहाँ पे एक मेथड बनाना पड़ेगा जो कि होगा यहाँ पे डिलीट यूजर के नाम से, और उसके अंदर मेरे को यहाँ पे इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा पार्स लॉन्ग में, जो आपकी यूजर आईडी है, बिल्कुल सही है। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अब मेरे को यहाँ पे ये वाला मेथड भी बनाना है, तो उसके लिए यूजर सर्विस के अंदर यहाँ पे मेरे को जाना पड़ेगा, और यहाँ पे मेरे को सपोज लिखना है पब्लिक
यूजर और डिलीट यूजर, ठीक है। और पीछे से एक आईडी आ रही है जो कि एक लॉन्ग में है, तो मैंने यहाँ पे लिखा लॉन्ग और यूजर आईडी, और बिल्कुल सही है, ठीक है। लॉन्ग का जो एल है वो यहाँ पे स्मॉल आएगा। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे वापस आते हैं। अब यहाँ पे मेरे को अनइम्प्लीमेंटेड जो मेथड्स हैं आपके, उसको यहाँ पे मेरे को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको ओवरराइड किया। जो आपका यहाँ पे मेथड है, मेरे को यहाँ पे आपका जो यूजर है उसको यहाँ पे डिलीट डिलीट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को उस डेटाबेस में से आपके यूजर को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूजर की एक इन्फॉर्मेशन आएगी मेरे पास, ठीक है। वो मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे फाइंड बाय आईडी मेथड से। तो फाइंड बाय आईडी हमने देखा था कि कैसे काम करता है। तो हमने यहाँ पे यूजर आईडी पास किया और डॉट गेट मेथड का यूज करके हम यहाँ पे यूजर की इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे यूजर की इन्फॉर्मेशन को मेरे को यहाँ पे डिलीट करना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डिलीट का यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। कौन से ऑब्जेक्ट को मेरे को यहाँ पे डिलीट करना है उसको मेरे को यहाँ पे इसके अंदर पास करना पड़ेगा। और रिटर्न कर रहा हूँ मैं यहाँ पे डिलीटेड ऑब्जेक्ट को, तो मैंने यहाँ पे यूजर लिख के यहाँ पे इसको रिटर्न किया। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ बिल्कुल मस्त चलेगा। मैंने यहाँ पे इसको रीस्टार्ट किया, जो कि आपका यहाँ पे स्प्रिंग बूट का सर्वर है। ये हमारी यहाँ पे लास्ट एपीआई है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे फ्रंट एंड पे जाके दिखाऊँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे सपोज इसको रीलोड किया, डायरेक्ट डिलीट एपीआई में यहाँ पे चलाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे इसको डिलीट मैंने यहाँ पे किया। तो यूजर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देखो डिलीट हो चुकी है। अब मेरे पास यहाँ पे एक भी एपीआई नहीं है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एपीआई बोल रहा हूँ, एक भी यूजर इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मेरा जो डेटाबेस है वो एम्प्टी है। आपको अगर मैं यहाँ पे अभी मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो आप यहाँ पे देखो ये डेटाबेस मेरा यहाँ पे एम्प्टी हो चुका है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा है फ्रंट एंड प्लस बैक एंड प्लस जो डेटाबेस है वो भी हमने यहाँ पे देखा है। फ्रंट एंड हमने देखा था यहाँ पे रिएक्ट और मटेरियल यूआई की हेल्प से। बैक एंड हमने यहाँ पे देखा स्प्रिंग बूट हाइबरनेट की हेल्प से। और यहाँ पे हमने डेटाबेस हमने यहाँ पे देखा है माइस्क्ल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो यार, लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हो, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करना। कहीं भी आप फंसे हो, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई सजेशन है, ठीक है, कमेंट जरूर करना। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, वहां पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।